देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो, आज तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स करेंगे क्योंकि रूटीन के अकॉर्डिंग हम लोग का स्टैटिस्टिक्स ही रहता है। तो हम लोग ना इंडेक्स नंबर स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन जो भी होता है वो हम लोगों ने देखा। हम जस्ट एक बार तुम लोग को गो थ्रू करवा देते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा क्या था इस चैप्टर में। देखो हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को प्राइस जो भी प्रोडक्ट कॉमोडिटी कुछ भी हो, ठीक है, चाहे फूड प्रोडक्ट हो या फिर कुछ और भी कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स कुछ भी हो, ठीक है, हर चीज का प्राइस का जो चेंजेस हुआ है किसी भी ईयर के अकॉर्डिंग, जैसे कोई मान लो जैसे राइस का प्राइस 2015 में कितना था, 2024 में कितना हो रहा है, कोई भी चीज, ठीक है, तुम लोग जो भी कंजम्पशन करते हो, बुक्स का प्राइस देख लो, ठीक है, क्लोथ्स का प्राइस देख लो, कोई भी चीज, ठीक है, गैस का प्राइस देख लो, तो हर एक चीज का प्राइस का जो चेंजेस है वो अगर हमें पता करना है तो हम लोग इंडेक्स नंबर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स नंबर क्या है? इंडेक्स नंबर एक शॉर्टकट वे है रिलेटिव चेंजेस को बताने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब चेंजेस जो है, चेंजेस बताने का शॉर्टकट वे इंडेक्स नंबर है। कैसा चेंजेस? रिलेटिव चेंजेस। रिलेटिव चेंजेस मींस चेंजेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है। और अगर हम लोग वैल्यू में चेंज बोलते हैं तो उसे एब्सोल्यूट बोला जाता है। जैसे कि देखो तुम लोगों ने देखा होगा क्लास, ये देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया था कि 2019 में किसी एक कॉमोडिटी का प्राइस 200 था, सेम कॉमोडिटी का 2024 में प्राइस 340 हो गया, तो चेंजेस कितना हुआ? अगर हम लोग वैल्यू के अकॉर्डिंग बोले तो 140 रुपीज इंक्रीज हुआ है उस आइटम का प्राइस। और अगर हम लोग परसेंटेज चेंज बताना चाहे तो 140 इंक्रीज हुआ है आउट ऑफ 200, ठीक है, आउट ऑफ 200, तो परसेंटेज चेंज हुआ है 70%, ठीक है। अब इसी चीज को हमें अगर इंडेक्स नंबर के थ्रू से बताना है तो इंडेक्स नंबर हमें क्या बोल रहा है कि कैसे रिलेटिव चेंज को बताना है। बोल रहा है कि ऐसे चेंज और आउट ऑफ कितना चेंज हुआ है इनटू 100, ऐसे वैल्यूज लेके मत करो, ठीक है। क्यों मना करता है इंडेक्स नंबर? क्योंकि वैल्यूज जो है काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो सकते हैं। जैसे एक शेयर का प्राइस सारा दिन में कितने बार चेंज हो सकता है, सोचो, ठीक है। शेयर मार्केट में तुम लोग देखोगे शेयर का प्राइस कितना बार फ्रीक्वेंटली, मतलब फ्रीक्वेंट ऑफ सेकेंड में, मिनट्स में चेंज होते जा रहा है। तो इतने सारे वैल्यूज को लेके चेंजेस कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो वैल्यू को ना वेटेज दे दो, बेस दे दो, ठीक है, वैल्यू को बेस दे दो। तो जो हम लोग का प्रीवियस ईयर है या बेस ईयर है उसका वैल्यू जो भी हो उसका बेस हम लोग 100 मानेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है अपना इंडेक्स नंबर सेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी इसी तरीके से यूज करती है। मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास, ठीक है, जिन क्लास किया है, ठीक है, क्लास मैंने शेयर करवाया था सर से, ठीक है, तो तुम लोगों ने देखा है तो वहां पर देखोगे मैंने तुम लोग को हमारा इंडिया में जो इंडेक्स नंबर वगैरह चलता है उसका पूरा साइट तुम लोग को दिखाया था। तुम लोग वहां से देख सकते हो कि कैसे करके हम लोग बेस मान के करते हैं। ये देखो, जैसे अगर इस बेस को हम लोग 100 मानेंगे कि 200 का वैल्यू हम लोग 100 मान लेते हैं, तो फिर हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि अगर हम लोगों का ये वैल्यू 340 है तो वो अकॉर्डिंग टू बेस कितना होगा, जो कि हम लोग यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं कि 200 अगर 100 इक्विवेलेंट है तो 340 कितना होगा, 170। तो इंडेक्स नंबर फाइंड आउट हुआ, ठीक है। यहाँ भी चेंजेस देखोगे तो 70% ही आ रहा है, यहाँ भी 70% आ रहा है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने चेंज कैसे निकाला 140/200, तो यहाँ पर चेंज कैसे निकालेंगे 100 बेस 170 हो गया, तो चेंजेस 70 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, 70% ही आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। मतलब आंसर ओवरऑल एक ही होगा, लेकिन आंसर मतलब आंसर को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, बेस का यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग इंडेक्स नंबर पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। यही चीज मैंने तुम लोगों को लास्ट दिन बताया था, ये थोड़ा सा मैंने एक बार रिकॉल करवा दिया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तो काफी सारी चीज हम लोगों ने किए हुए हैं, तो वो तुम लोग क्लास देखे हो तो समझ में आ ही जाएगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट पॉइंट इसका स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किया था, क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पर किया हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने का क्या क्या मेथड्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक समरी बना लेते हैं, तुम लोग को याद भी रह जाएगा, तुम लोग भी अपने कॉपी में नोट डाउन करो, ठीक है। जो भी हम लिखते हैं ना वो नोट डाउन करना जरूरी है। तो मेथड्स देखो, दो मेथड है, एक है सिंपल और एक है वेटेड।
सिंपल मेथड, वेटेड मेथड, ठीक है। ये देखो तुम लोग को मैट में भी ये चीज मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी एक बार लिख लोगे कॉपी में तो तुम लोग के लिए सही रहेगा कैलकुलेट करने में। गुड मॉर्निंग सुमित। गुड मॉर्निंग मैम। ये देखो मेथड्स में सिंपल और वेटेड, सिंपल में एग्रीगेटिव रिलेटिव, वेटेड में भी एग्रीगेटिव रिलेटिव, ठीक है। एग्रीगेटिव रिलेटिव और यहां पर भी वेटेड में भी एग्रीगेटिव और रिलेटिव। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है, हम मेथड तो सिखाएंगे लेकिन सबसे पहले ना हम तुम लोग को ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना चाहते हैं कि सिंपल और वेटेड क्या होता है, ठीक है। सिंपल मेथड और वेटेड मेथड में क्या फर्क है, पहले हम तुम लोग को वो थोड़ा सा समझा देते हैं, उसके बाद हम लोग ये एग्रीगेटिव और रिलेटिव के बारे में भी देखेंगे। तो देखो हम पहले यहाँ पर तुम लोग को समझाते हैं कि सिंपल और वेटेड क्या पता है, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, ठीक है। ये सिंपल और वेटेड लिखा हुआ है, जैसे मैथ में मैंने लिख दिया बेसिकली सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। अगर तुम लोग चाहो तो एवरेज लिख लो। तो देखो एवरेज तो तुम लोगों को कैलकुलेट करने आता ही है, ठीक है। क्लास 1 2 3 4 से एवरेज हमें सिखाया जाता है। जैसे मान लो पूरे 7 डेज का एक जो है वेदर रिपोर्ट दे दिया कि क्या क्या जैसे अभी देखो काफी ज्यादा ठंडा पड़ रहा है, ठीक है। तो लास्ट 7 डेज में टेम्परेचर का क्या क्या चेंजेस है, ठीक है, वो दे दिया 7 डेज का। अगर तुम लोग को 7 डेज का एवरेज वेदर पता करना है तो सारी चीजों को ऐड करना पड़ेगा। जैसे मान लो हम लोग का टेम्परेचर 7 डेज का, जैसे देखो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं। वेदर फॉर 7 डेज लास्ट, अच्छा चलो ये देखते हैं वेदर फॉर 7 डेज। यहाँ पर दिख रहा है ये पूरा, ये तो कुछ कितना 23 जो भी हो जब का भी दिख रहा है, ये किसी एक ही दिन का अलग अलग टाइम पीरियड का दिखा रहा है। चलो कोई बात नहीं, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, हाँ ऐसे दिखा रहा है। तो ये देखो 22 डिग्री, 23 22 22 23 22 23 22। तो अगर एवरेज करना है तो क्या करना पड़ेगा, सभी को ऐड कर देना है तुम लोग को। कितने सारे डेज के, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 दे दिया है। ये इसको हटाओ, ठीक है। ट्यूसडे से लेके मंडे 7 हो गया। अगर 8 डेज का भी निकालोगे तो भी चलेगा, डिवाइडेड बाय 8 करना है। अगर 7 डेज का निकालोगे तो डिवाइडेड बाय 7 करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से तो एवरेज तुम लोग ऐसे करते हो। और तुम लोग अगर देखोगे अपने मार्क्स का एवरेज जब करते हो, जैसे मान लो 12 हो गया है तुम लोग का, तो 12 का जब रिजल्ट का एवरेज निकालते हो तो कैसे निकालते हो, जो भी तुम लोग का सब्जेक्ट रहा है, जैसे कि कॉमर्स है तो तुम लोग का अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, कॉस्ट टैक्स होता है, किसी का लॉ होता है, बिजनेस स्टडीज होता है। तो ये सारे जो भी मार्क्स मिले हैं तुम लोग को सब्जेक्ट में, वो सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट है वो कर देते हो, वही एवरेज होता है, ठीक है। अब हम लोग को सीखना है कि सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज क्या होता है। तो सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज में फर्क क्या है, देखो जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मान लो ईयर का हमें कोई डेटा दिया हुआ है, कितने ईयर का, 3 ईयर का, ठीक है। ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3। क्या डेटा दिया हुआ है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का मान लो प्रॉफिट का डेटा दिया हुआ है, प्रॉफिट इन लाख, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 100, 300 और 800, ठीक है। ये हम लोग का हो गया प्रॉफिट। अब अगर हमें बोले कि प्रॉफिट का एवरेज निकालो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग ऐसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। मान लो हमें नहीं बोला है सिंपल, ना तो बोला है वेटेड, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजों को ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐड कर देने से कितना आता है, 300 प्लस 100 400, 400 और 800 कितना हो जाएगा, 1200, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टोटल 3 इयर्स का प्रॉफिट है 1200, तो डिवाइडेड बाय 3 इयर्स करेंगे। इसका लॉजिक क्या होता है, अगर 1200 हमारा 3 इयर्स का प्रॉफिट है तो पर ईयर का प्रॉफिट कितना हो गया, 400 लाख करके, क्योंकि ये सब इन लाख है तो हम ये लिख देते हैं 400 लाख रुपीस, 400 लाख। लेकिन ये क्या है ना, ये हम लोग का एवरेज वैल्यू है। एवरेज का मतलब एग्जैक्ट नहीं, ठीक है, एवरेज, ठीक है। क्यों देखो एवरेज है, क्योंकि एक्चुअली अगर देखें तो हम लोग का प्रॉफिट
400 कभी भी नहीं था, कभी 100 था, कभी 300 था, कभी 800 था, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग अगर अलग अलग नहीं बताना चाहते तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि लास्ट 3 इयर्स में हम लोग का प्रॉफिट मोटा मोटी 400 लाख था, ठीक है। अब इससे कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसके आसपास का ही वैल्यू होगा। जैसे तुम लोग को जो भी सब्जेक्ट में, जैसे मान लो तुम लोग बोल रहे हो हम लोग को मिला है 80%, फॉर एग्जाम्पल 12 में तुम लोग को 80% मिला है, कम ज्यादा मिल सकता है, जस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग को हर एक सब्जेक्ट में 80 मिला है, कभी नहीं, ठीक है। हो सकता है कम हो, जैसे मान लो किसी को अकाउंट्स में मिला है फॉर एग्जाम्पल 70, किसी को मान लो यहाँ पर इकोनॉमिक्स में मिला है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 60, ठीक है। तो तुम लोग अगर इसका एवरेज निकालना चाहते हो तो ऐसे दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करोगे, ठीक है, 2। तो यहाँ पर 2 क्यों? क्योंकि 2 सब्जेक्ट था, तो 60 प्लस 70 हो जाएगा 130 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 65, ठीक है। तो क्या तुम लोग को 65 कोई भी सब्जेक्ट में मिला है? नहीं, एक में मिला है मोर देन 65, एक में मिला है लेस देन 65, ठीक है। लेकिन एवरेज क्या बोल रहे हो कि हम लोगों को 2 सब्जेक्ट मिला के 65 एवरेज मिला है, लेकिन एक्चुअली अगर देखें तो एक्चुअल वैल्यू अलग होता है। तो एवरेज क्या होता है? एवरेज एक ऐसा डेटा है जो हमारे पूरे सीरीज को रिप्रेजेंट कर सकता है, ऐसा एक सिंगल वैल्यू होता है एवरेज, ठीक है। 65 हमारे इस रिजल्ट को रिप्रेजेंट करने में काम आ रहा है। वैसे ही 400 लाख का प्रॉफिट कभी भी नहीं था इस ऑर्गेनाइजेशन का। हाँ, 400 लाख जो है एवरेज वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरा कौन सा एवरेज है? ये एक्चुअली क्या है ना, ये मेरा सिंपल एवरेज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने कुछ वेटेज अप्लाई नहीं किया। अब वेटेज अप्लाई करने से समझ में आएगा कि क्या होता है। अब अगर हम लोग यहीं पर वेट का अप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग अगर वेट का अप्लाई करते हैं तो हम लोग को वेटेड प्रॉफिट निकालना पड़ता है, वेटेड प्रॉफिट, ठीक है। अगर हम लोग वेट का अप्लाई करते हैं तो हमें वेटेड प्रॉफिट निकालना पड़ता है। हम यहाँ पर भी ना एक बार कॉलम बनाएंगे वेट का, एक चीज समझाना है मुझे इसलिए, और यहाँ पर लिखेंगे वेटेड प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये वाले कॉलम का यूज करेंगे, इसको हम थोड़ा सा ब्लैंक रखने वाले हैं। अच्छा, अब वेट क्या देना है? वेट हम लोग कुछ भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में असाइन करना पड़ता है। जैसे देखो, ये पूरा चीज कंप्लीट होगा तो तुम लोग को क्लियरली समझ में आएगा। जैसे हम पहले ईयर के प्रॉफिट का वेट देते हैं 1, क्या कोई मुझे बोल रहा है कि 1 2? नहीं, कहीं पर ऐसा नहीं बोला जाता है 2। हाँ, अगर क्वेश्चन में वेट गिवन है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन को फॉलो करना है, लेकिन अगर गिवन नहीं है तो हम लोग वेट अपने हिसाब से दे सकते हैं। लेकिन और एक पॉइंट भी है, पता है वेट कब हम लोग अप्लाई कर सकते हैं? वेट हमेशा तभी अप्लाई किया जा सकता है अगर हम लोग का गिवन डेटा किसी भी रेस्पेक्ट में हो, जैसे कि ये प्रॉफिट के रेस्पेक्ट में है, उसका एक ट्रेंड हमें दिखता हो, ठीक है। ट्रेंड का मतलब या तो इंक्रीजिंग ट्रेंड या तो डिक्रीजिंग ट्रेंड। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे देखो, ये कैसा ट्रेंड है बता सकते हो? ये प्रॉफिट का ट्रेंड इनके बिजनेस का कैसा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? बताओ, तभी मुझे समझ में आएगा कि समझ पा रहे हो कि नहीं। मैम इंक्रीजिंग ट्रेंड है। हाँ, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग का ऐसा होता 100, फिर यहाँ पर हो जाता मान लो 200, ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाता हम लोग का 50, तो ये ना कोई ट्रेंड नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो 100 से 200 इंक्रीज हुआ, फिर 200 से 50 कम हो गया। तो ट्रेंड तभी होगा या तो वो मतलब इंक्रीज ही होता जा रहा है, या तो वो डिक्रीज, मतलब कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज होने पे वेट यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वेट इन केस ऑफ ट्रेंड ही हम लोग यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। कि बिजनेस का ट्रेंड क्या है? बिजनेस का ट्रेंड ये है कि बिजनेस अपवर्ड है, ठीक है। तो बिजनेस का ट्रेंड या तो अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा, ठीक है। बिजनेस क्यों, किसी भी चीज का हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग वेट तभी लगा सकते हैं अगर हमें कुछ ट्रेंड दिखता हो। ये तुम लोग चाहो तो अपने हिसाब से लिख लो, अगर याद रख पाते हो तो भी ठीक है, ठीक है। सिंपल एवरेज हमारा ट्रेंड के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग वेट क्या अप्लाई करेंगे? क्योंकि ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो सेकंड जो वेट है वो हम लोग पहले वाले से ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है, उससे ज्यादा। तो 1 के बाद हम लोग 2 यूज करते हैं, फिर यहाँ पर हम लोगों ने कर लिया 3। क्या 1 to 3 ही यूज करना है, कुछ और यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, कुछ और भी यूज कर सकते हो। उसके लिए हम और एक कॉलम बना रहे हैं, ठीक है।
ये देखो, कुछ और भी यूज कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है, ठीक है। क्या कंडीशन है? जो भी यूज करना है हमें सीक्वेंस में यूज करना है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पर 1 की जगह सपोज कि 3 यूज करना चाहते, कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर अगर 6 यूज करते हैं तो यहाँ पर 9 यूज करना पड़ेगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि वेट कुछ भी यूज करो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें वेट का सीक्वेंस मैनेज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 1 के बाद 1 गैप, मतलब 1 प्लस करके 2, 2 में 1 प्लस करके 3, सेम तरीके से 3 में 3 प्लस करके 6, 6 में 3 प्लस करके 9। तो कुछ और भी वेट तुम लोग ले सकते हो। मैंने 2 तरीके का वेट यहाँ पर लिख के दिखाया। कंडीशन ये है कि वेट को हमें हमेशा क्या करना है, सीक्वेंस में लिखना है। ऐसा नहीं यहाँ 3 कर दिया, फिर यहाँ पर 9 कर दिया, फिर यहाँ पर 7 कर दिया, नहीं चलेगा। हमें एक एक पैटर्न में वेट को लिखना पड़ेगा, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा, वेट तभी लिख सकते हैं, पहला बात तो ये है कि वेट तभी लिख सकते हैं अगर हमें डेटा में एक ट्रेंड दिखता हो, चाहे वो अपवर्ड हो चाहे वो डाउनवर्ड हो। अच्छा, अब ये जैसे देखो इंक्रीजिंग है तो मैंने 1 2 3 लिख दिया। अगर यही डिक्रीजिंग होता, जैसे कि 800 फिर यहाँ 300 फिर 100 होता, उस केस में हम लोग वेट को कैसे लिखते वो भी समझा देते। उस केस में हम लोग वेट को ऐसे लिखते 3 2 1, ठीक है। तो बेस्ट तरीका यही है कि 1 2 3 ऐसा यूज करो। ये सब यूज करने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन दिमाग में आता है ना कि 1 2 3 ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं, तो कुछ और भी लिखोगे तो सेम आंसर आएगा। अभी हम करके दिखा देंगे। लेकिन और एक पॉइंट भी याद रखो, वेट का हम लोग का अगर इंक्रीजिंग वेट है तो 1 2 3, अगर डिक्रीजिंग है तो वही 3 2 1। अच्छा, क्या 1 2 3 के बाद ज्यादा भी हो सकता है? हो सकता है। मैंने 3 इयर्स का डेटा लिया है, अगर ये 10 इयर्स का होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अगर रिवर्स होगा तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट तुम लोग दिमाग में अपना रखो कि वेट हम लोग कब यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक बार लिखवा देते हैं। देखो, ये हम लोग का स्टैटिस्टिक्स में हर जगह पे काम आएगा। तो वेट का यहाँ पर देते हैं, वेट हम लोग तभी यूज कर सकते हैं इफ गिवन डेटा हैज अ ट्रेंड दैट इज अपवर्ड और डाउनवर्ड। मैंने एरो से दे दिया, तुम लोग को अगर लिखना है तो लैंग्वेज में लिख लो, बाकी एरो से भी समझ में आ जाएगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड। सेकेंड लिखेंगे इफ ट्रेंड, अगर ट्रेंड हम लोग ऐसे लिखते हैं अपवर्ड है तो कैसे वेट यूज करेंगे, अगर डाउनवर्ड है तो कैसे यूज करेंगे। अगर अपवर्ड है तो वेट कैसे यूज करना है, वेट हम लोग ऐसा यूज करेंगे 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक है। और अगर हम लोग का डाउनवर्ड है तो उस केस में रिवर्स में हो जाएगा, ठीक है। तो रिवर्स में क्या हो सकता है, जैसे हम ये 3 2 1 ऐसे करके ही दिखा देते हैं और इधर डॉट डॉट कर देते हैं। इधर आगे की तरफ डॉट डॉट होगा ना, क्योंकि इसके आगे भी कुछ डेटा हो सकता है, लास्ट डेटा ये वाला होगा। मतलब इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ये ऐसे डॉट 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 3 2 1, ठीक है। अब आगे जितना डेटा होगा, अब आई होप कि याद रखने का उतना इश्यूज नहीं रहेगा। यहाँ देखोगे तो याद हो जाएगा, मतलब याद तो रखना पड़ेगा लेकिन एक लिखा हुआ है तो भूलोगे नहीं। ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं वेट का कैलकुलेशन करके। अब वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालना है? वेटेड प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट इनटू वेट करना पड़ेगा। तो 100 इंटू 1 100, 300 इंटू 2 600, 800 इंटू 3 800 इंटू 3 2400। तो ये टोटल करेंगे, जैसे हम लोग प्रॉफिट का कर रहे थे अभी वेटेड प्रॉफिट का टोटल करेंगे। वेटेड प्रॉफिट का टोटल हो गया यहाँ पर 3100, ठीक है, 3100। अब जो एवरेज निकलेगा उसको हम लोग बोलेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। देखो कितना होगा 3100। अब डिवाइडेड बाय 3 ईयर करने से नहीं होगा, डिवाइडेड बाय वेट करना पड़ेगा। उसका भी लॉजिक बता देते हैं। यहाँ पर टोटल करने से हो गया 3 + 2 5 + 1 6, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 6 वेट है, तो 6 से डिवाइड करने से कितना आएगा, तो यहाँ पर 3100 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो गया हम लोग का, देखो 516.66, देखो 516.66 लाख।
वेटेड एवरेज प्रॉफिट ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम ये बताएंगे कि यहाँ पर हम लोगों ने ये वेट से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि देखो हम लोगों ने यहाँ पर जब 100 इंटू 1 किया तो 100 का यूज एक ही बार हुआ, लेकिन जब हम लोग 300 इंटू 2 कर रहे हैं तो सोच के देखो, ये 100 इंटू 1 का मतलब एक बार 100, 300 इंटू 2 का मतलब दो बार 300, है ना, और 800 इंटू 2 का 3 का मतलब 3 टाइम्स 800। अब हम लोगों ने एवरेज का नॉर्मल कंसेप्ट जो तुम लोगों ने बचपन से सीखा है वो क्या है, जितना सारा डेटा है उतने से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 डेटा है तो 6 से डिवाइड करेंगे ना, 3 से थोड़ी ना डिवाइड करेंगे। एवरेज का मतलब है जो भी जिस भी रेस्पेक्ट में डेटा है, जितने सारे डेटा होंगे, नंबर ऑफ डेटा जितना होगा उतने से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्चुअली नंबर ऑफ डेटा हम लोग का कितना बन रहा है, 100 1 टाइम, 300 2 टाइम्स, 800 3 टाइम्स, यानी ओवरऑल 6 टाइम्स से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब भी वेट यूज किया जाता है हम लोग को डिवाइड करना चाहिए हमेशा वेट से, ठीक है। ये तुम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जब पढ़ोगे वहां भी सेम ही चीज हम बताने वाले हैं, ये हर जगह काम आएगा हम लोग का, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब ये लॉजिक भी समझ में आ गया होगा क्यों हम लोग 6 से डिवाइड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम लोग ये चेक करेंगे क्या हम लोग अगर वेट इस तरीके से यूज करते हैं तो भी क्या हम लोग का सेम आंसर आएगा। चलो चेक करके देखते हैं। 3 इंटू 100 यहाँ पर हो जाएगा 300 वेटेड प्रॉफिट, 6 इंटू 300 ये हो जाएगा हम लोग का 1800, और 9 इंटू 800 ये हम लोग का हो गया 7200। अब टोटल करके देखते हैं कितना हो जाएगा। ये हो गया 7000 और 1000, 8000, 9000, 9300, 9300 हो रहा है। अच्छा, अब ये टोटल करेंगे वेट का, तो 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 9 18 हो गया। इसका मतलब हमें 18 से डिवाइड करना पड़ेगा। लॉजिक अभी अभी समझाया, ये देखो ये 3 टाइम्स लिख रहे हैं 100, और ये जो नेक्स्ट प्रॉफिट है 300 वो 6 टाइम्स लिख रहे हैं, और जो 800 है वो 9 टाइम्स लिख रहा है, यानी 18 डेटा हो रहा है, तो 18 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर लिखते हैं फिर से वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 9300 लाख और डिवाइडेड बाय 18। चेक करते हैं क्या यही आंसर आएगा कि नहीं, क्योंकि मैंने बोला था कि वेटेज का हमारा सेम आंसर आएगा चाहे कोई भी वेट यूज करो, लेकिन कंडीशन एक ही है, सीक्वेंस में यूज करना पड़ेगा। सेम आंसर आ गया 516.66 लाख, ठीक है, 516.66 लाख, और सिंपल एवरेज करने से ये होगा। अच्छा, अब ये जो मैंने यहाँ पर ब्लैंक रखा था इसका भी एक हम मतलब समझा देते हैं। देखो यहाँ पर एक्चुअली सिंपल जब हम लोग एवरेज सिंपल एवरेज प्रॉफिट का यूज करते हैं, मतलब बेसिकली ये तो प्रॉफिट है, अगर हम लोग कोई भी डेटा हो, ठीक है, प्रॉफिट के अलावा कोई भी डेटा अगर हम लोग सिंपल एवरेज मेथड यूज करते हैं तो वहां पर एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेट असाइन जरूर करते हैं, लेकिन वो हमेशा 1 होता है, हर एक डेटा के लिए 1 होता है। सोच के देखो, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, अगर हम लोग हर जगह पे 1 1 1 वेट यूज करें, मतलब सिंपल मतलब क्या, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट का भी वेटेज जो है, सेकेंड ईयर का भी वही है, थर्ड ईयर का भी वही है, ये कहने का मतलब है सिंपल एवरेज का, ठीक है। सिंपल एवरेज मेथड हमें ये बोल रहा है हमारे लिए सभी बराबर है, ठीक है। लेकिन वेटेड एवरेज क्या बोल रहा है, नहीं ऐसा बात नहीं है। अगर हम लोग का पहले प्रॉफिट 100 रहा, उसके बाद जब 300 बना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट ये है हम लोग का फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, ठीक है। 100 इंटू 1 करने से हम लोग का ईयर 1 का प्रॉफिट आया, और यहाँ पर जब हम लोग 300 इंटू 2 कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग का कितने टाइम का प्रॉफिट है, यहाँ पर हम लोग का ये देखो, इधर समझते हैं। जैसे देखो ये 100, ये 300 होने का मतलब कैसे हुआ है पता है, 100 प्लस 200 करके, मतलब 100 प्लस 200। जैसे देखो तुम लोग अकाउंट्स करते हो तो जब तुम लोग बैलेंस शीट में यहाँ पर कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करते हो, देखो कैपिटल में जब नेट प्रॉफिट ऐड करते हो तो नया वाला कैपिटल आता है, ये ओपनिंग कैपिटल, इसमें नेट प्रॉफिट ऐड करने से क्लोजिंग कैपिटल आता है, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल आ गया, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है, या फिर इसको अगर हम लोग, ये एक तरीका होता है प्रेजेंटेशन करने का, और एक तरीका भी हो सकता है जैसे मान लो हम लोग बैलेंस शीट में कैपिटल यहाँ पर कैपिटल दिखा रहे हैं, यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिखा रहे हैं, तो ये 1 साल का नेट प्रॉफिट है। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट को अलग से दिखा रहे हैं, मतलब एड ऑन नहीं कर रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट ईयर के बैलेंस शीट में जब हम लोग नेट प्रॉफिट फिर से दिखाएंगे तो प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट में करंट ईयर का नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग का ये 100 और ये जो 300 हुआ, इसका मतलब सेकेंड ईयर में हम लोगों का प्रॉफिट कितना अर्न हुआ है 200, और पहले से तो 100 था ही, तो टोटल 300। एक्चुअली जब सेकेंड ईयर का प्रॉफिट बता रहे हैं तो वो कैसे डिफाइन हो रहा है, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट मतलब ये देखो, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट मतलब हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, ये फर्स्ट ईयर का ही प्रॉफिट है। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट मतलब फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर का प्रॉफिट मिला के सेकेंड ईयर का प्रॉफिट। जैसे कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड हो गया, नया कैपिटल बन गया, फिर उसी कैपिटल में नेक्स्ट ईयर का नेट प्रॉफिट ऐड होगा, तो नेट प्रॉफिट ऐड होते जा रहा है ना, वैसा ही। तो यहाँ पर देखो ईयर 1 ईयर 2 प्लस ईयर 3 का प्रॉफिट, ये सारा मिला के हो रहा है। मतलब यहाँ पर 100 लाख का प्रॉफिट अर्न हुआ, यहाँ पर 200 लाख का अर्न हुआ, और 100 पहले से ही था, 300 हो गया, और ये 800 कैसे बना है, 100 फर्स्ट ईयर का, 200 सेकेंड ईयर का, और यहाँ पर 500 थर्ड ईयर का। ठीक है, तो ये सब मिला के 800 हुआ है। इसीलिए वेटेड एवरेज बोल रहा है जब मेरा प्रॉफिट का वेट बढ़ जा रहा है तो हम उसे 1 क्यों ट्रीट करें, हम उसे 2 ट्रीट करेंगे। ठीक है, मतलब ज्यादा ट्रीट करेंगे। इस तरीके के लॉजिक से ये मेथड्स बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो बता रहे हैं कि हम लोग सिंपल में क्या करते हैं, सभी को सेम वेटेज देते हैं। तो 100 इंटू 1 100 हो जाएगा, 300 इंटू 1 300 हो जाएगा, 800 इंटू 1 800 हो जाएगा, और टोटल 1200 हो जाएगा, और वेट का टोटल करोगे तो 3 हो जाएगा, और उसी से हम लोगों ने डिवाइड किया। ठीक है, तो वेटेड एवरेज क्या करता है, वेटेड एवरेज हमें वेट को असाइन करने के लिए कैसा सिस्टम देता है, बोलता है कि देखो ट्रेंड क्या है, जो डेटा गिवन है, जिस रेस्पेक्ट में डेटा गिवन है उसका ट्रेंड क्या है। अगर वो अपवर्ड है तो उसमें वेटेज 1 2 3 4 लगाओ, अगर वो डाउनवर्ड है तो रिवर्सली वेट लगाओ, फिर वेटेड प्रॉफिट निकालो, फिर वेट से डिवाइड करो। वेट से डिवाइड करने का भी लॉजिक मैंने बताया, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज हमारा बढ़ रहा है, जितने नंबर ऑफ वैल्यूज होंगे उतने से डिवाइड करने से ही एवरेज आता है, क्योंकि एवरेज का कंसेप्ट तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है कि हम लोग सिंपल एवरेज मेथड यूज कर रहे हैं या वेटेड एवरेज मेथड यूज कर रहे हैं। अब वेट कैसे भी लो, अगर एक सीक्वेंस में मेंटेन करेंगे तो दोनों केस में हमारा सेम आंसर आया। ये पॉइंट हम लोगों ने सीखा। और यहाँ पर वेट का सिर्फ और सिर्फ तभी यूज चलेगा अगर हम लोग का वेट का जो कंडीशन ये है कि अगर जो भी हमारे पास डेटा है उसका ट्रेंड हम लोगों का अपवर्ड या डाउनवर्ड में से कोई एक स्पेसिफिकली फॉलो हो रहा है तो ही होगा, अदरवाइज सिंपल एवरेज प्रॉफिट करेंगे। तो सिंपल एवरेज में क्या होता है, नॉर्मल सारे डेटा को ऐड करके जितने सारे डेटा है उसे डिवाइड कर दो। और ये जस्ट मैंने समझा, एक्चुअली सिंपल एवरेज में भी वेट यूज होता है, लेकिन वहां हम लोग इक्वल इंपॉर्टेंस दे देते हैं, तो वेट हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं, जो कि लिखने का हमें जरूरत नहीं है। मतलब सिंपल एवरेज करने से ये कॉलम का हमारा कोई जरूरत नहीं होगा। ठीक है, वेटेड एवरेज में ऑब्वियसली जरूरत होगा, क्योंकि नहीं तो वेट कैलकुलेशन करके कैसे पता चलेगा, जैसे इसमें तो कोई चेंजेस है ही नहीं ना, तो फिर करके क्या फायदा। ये जस्ट हम समझा रहे थे कि सिंपल एवरेज में भी वेट यूज होता है, बट वो एक ही जैसा वेट यूज होता है, इसीलिए उसका कोई इंपैक्ट नहीं आता है। तो ये मैंने क्या सिखाया अभी तुम लोग को, मैंने तुम लोग को जस्ट यही सिखाया कि सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज मेथड क्या होता है। सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज मेथड क्या होता है उसका मैंने तुम लोग को एक ओवरव्यू दिया। ठीक है, अभी हम लोगों ने इंडेक्स नंबर रिलेटेड पॉइंट नहीं पढ़ा है, अब पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सिंपल एवरेज में हमें सीखना है सिंपल एवरेज एग्रीगेटिव मेथड और सिंपल एवरेज रिलेटिव मेथड। ये देखो, सिंपल एग्रीगेटिव और सिंपल रिलेटिव मेथड ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और समझाते हैं। सबसे पहले हम लोग सिंपल वाला सीखेंगे, सिंपल एग्रीगेटिव, उसके बाद सिंपल रिलेटिव। जैसे लिखा हुआ है हम वैसे ही सिखाते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले लिखो कि सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, ओवरऑल। ठीक है, एग्रीगेट का मतलब होता है ओवरऑल। जैसे तुम लोग को पूछा जाता है ना एग्रीगेट में कितना मिला है, मतलब इंडिविजुअली सब्जेक्ट मत बताओ, बोलो टोटल में कितना मिला है, मतलब क्लास 11 में कितना मिला है, क्लास 10 में कितना मिला है, या 9 में 8 में 7 में, जो भी हो टोटल बताओ, मुझे एक एक सब्जेक्ट का नहीं चाहिए। दैट इज द एग्रीगेट। तो अगर एग्रीगेट ये जो लैंग्वेज है इसका मतलब समझ में आएगा तो फिर ये मेथड भी खुद ब खुद याद रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, एक एग्जाम्पल बना रहे हैं। ठीक है, द सिंपल इंडेक्स नंबर फॉर द करेंट ईयर
द इंडेक्स नंबर लिखो, सिंपल। द इंडेक्स नंबर फॉर द करेंट ईयर यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड फॉर द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, तो हम एक नीचे डेटा दे रहे हैं जिससे हमें क्या करना है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। तो डेटा क्या है, कॉमोडिटी, यहां पर लिख दिया मैंने बेस ईयर, यहां पर लिख देंगे करेंट ईयर। अच्छा, बेस ईयर पहले कॉमोडिटी लिखते हैं, कॉमोडिटी में लिख देते हैं चलो व्हीट, राइस, ग्राम, पल्सेस। ठीक, ये कुछ कॉमोडिटी आइटम मैंने अपने मन से लिख दिया। बेस ईयर में इसका प्राइस था 80, ठीक है। करेंट ईयर में हो गया है 100, राइस का था 100, करेंट ईयर में हो गया 150, ग्राम 120 था 250 हो गया है, और 200 था और हम लोग का 300 हो गया है। ठीक है, तो हम लोग को फाइंड आउट करने क्या बोला है, द इंडेक्स नंबर फॉर द करेंट ईयर। करेंट ईयर का हमारा इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। ठीक है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, एग्रीगेट का मतलब है ओवरऑल। तो हमें जो है इंडिविजुअली कॉमोडिटी का जो है इंडेक्स नंबर नहीं पूछा। इंडेक्स नंबर का मतलब क्या, वही देखो हम स्टार्टिंग में एक बार रिकॉल करवा रहे थे। इंडेक्स नंबर का मतलब ही है हमें चेंजेस फाइंड आउट करना है। कैसा चेंजेस, रिलेटिव चेंजेस। ठीक है, रिलेटिव चेंजेस फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करके हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो बेस ईयर है इसमें जो भी कॉमोडिटीज है 1 2 3 4, ठीक है, 4 कॉमोडिटीज का हम लोग टोटल कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब बेस ईयर को कैसे डिफाइन करते हैं, ये सब प्राइस है, प्राइस को पी से लिखा जाता है। तो यहाँ दोनों जगह मैंने पी लिख दिया। बेस के लिए हम लोग 0 यूज करते हैं, और जो हम लोग का करेंट ईयर है उसके लिए हम लोग PN यूज कर सकते हैं। PN या कभी कभी P1 भी यूज किया जाता है, लेकिन हम PN ही यूज कर रहे हैं क्योंकि कोई भी एक ही यूज करना चाहिए हमें। 0 ऑलवेज यूज होता है। करेंट ईयर के लिए कभी कभी जो है 1 भी यूज कर लिया जाता है, तो तुम लोग याद रख सकते हो। बाकी n का यूज ही तुम लोग को ज्यादा दिखेगा। ठीक है, अच्छा अब एग्रीगेट बोला है यानी ओवरऑल। जैसे मैंने बोला कि अगर तुम लोग को पूछे कि तुम लोग को 12 में कितना मिला मुझे बताओ, तो तुम लोग बोलोगे 50%, 60%, 70%, 80% जो भी मिला, तो वो एग्रीगेट में बता रहे हो, किसी एक सब्जेक्ट का नहीं बता रहे हो। वैसे ही मुझे व्हीट, राइस, ग्राम या पल्सेस का जो है चेंजेस नहीं चाहिए, मुझे ओवरऑल ये मतलब ये किसी टाइम सीक्वेंस में जो डेटा दिया हुआ है उसका, ये पूरे 4 आइटम्स का हमें ओवरऑल चेंजेस चाहिए। तो पहले 4 आइटम्स का ऐड करेंगे, तो P0 का ऐड करना है। तो देखो स्टैटिस्टिक्स में ऐसा एक साइन यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं समेशन या सिग्मा। ठीक है, इस साइन को बोलते हैं समेशन या सिग्मा यानी टोटल। ठीक है, समेशन या सिग्मा यानी टोटल। तो हमें P0 का टोटल करना है। तो चलो टोटल करते हैं, 200 प्लस 100 300, और इधर 100 400, और ये 100 500 हो गया। तुम लोग कैलकुलेटर पे देख सकते हो। और यहाँ पर PN का टोटल करेंगे। तो PN का टोटल करते हैं, यहाँ पर 100 200 200 और 200 400, और ये 100 500 500 और 300 800 हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, एग्रीगेट वैल्यू निकाल लिया कॉमोडिटीज का, जिसमें ये 4 आइटम्स अवेलेबल है P0 और PN का। अब हमें क्या निकालना है, इंडेक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे प्राइस इंडेक्स कितना होगा। तो इंडेक्स मतलब चेंजेस। ठीक है, तो हम लोग को चेंजेस कैसे निकालना है, हमें पता है कि हमेशा चेंजेस कैसे निकाला जाता है, PN by P0 करके। ठीक है, PN by P0। अब क्योंकि PN एक आइटम नहीं है, बहुत सारा आइटम है, तो समेशन ऑफ PN by P0 into 100। ठीक है, तो ये देखो PN कितना है 800, P0 कितना है 500 into 100। देखते हैं कितना आएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करने से 160% हो जाएगा। चेक करके देख सकते हो, ये देखो 8/5 into 100। ठीक है, 160% हो गया। अब ये PN by P0 क्यों हुआ वो हम बता देते हैं। ये देखो हम लोगों ने ये लास्ट दिन ही किया था, PN by P0 होता है, कहीं भी प्राइस रिलेटिव निकालो PN by P0, करेंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर। ठीक है, करेंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर, इसका हम लोगों ने यहाँ पर इस पे पूरा डिटेल्स
कर रखा था। ये देखो हम लोग जब इंडेक्स नंबर यूज करते हैं तो कैसे निकालते हैं, करेंट ईयर। ये देखो हम लोग का क्या आंसर आया था, 100 डिवाइडेड बाय, ये देखो कैसे आया था आंसर, 100 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 340। तो 340 कौन सा प्राइस था, करेंट ईयर का, ठीक है। और ये 200 क्या था, 200 हम लोग का बेस ईयर का था, इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। तो क्या हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, ये देखो प्राइस चेंजेस कैसे निकाला था, इंडेक्स नंबर में करेंट ईयर बाय बेस ईयर इंटू 100। देखो वही फॉलो किया हम लोगों ने, इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने बोला था तो करेंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर, यानी PN दैट इज द करेंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर इनटू 100। इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो एक सेकेंड, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ये डेफिनेशन से और भी क्लियर हो जाएगा। हमें क्या लिखा हुआ है, इन दिस मेथड, इस मेथड में हमें क्या करना है, कंप्यूटिंग ए प्राइस इंडेक्स, हमें प्राइस इंडेक्स फाइंड आउट करने बोलेगा। वी एक्सप्रेस द टोटल ऑफ कमोडिटी प्राइसेस इन ए गिवन ईयर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कमोडिटी प्राइस इन द बेस ईयर। टोटल कमोडिटी प्राइस हमें निकालना है बेस ईयर का, और टोटल कमोडिटी प्राइस निकालना है गिवन ईयर मतलब करेंट ईयर का। देखो हम लोगों ने वही किया, टोटल कमोडिटी प्राइस, टोटल कमोडिटी जितने भी थे उसका प्राइस हम लोगों ने बेस ईयर का और करेंट ईयर का निकाला। फिर हमें क्या करना है, इसका रिलेटिव चेंजेस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे चेंजेस, ये देखो सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स में PN बाय P0 इंटू 100, क्योंकि हमें पता है कि इंडेक्स नंबर में हमें हमेशा कैसे निकालना पड़ेगा, करेंट ईयर का डेटा डिवाइडेड बाय बेस ईयर का डेटा या प्रीवियस ईयर का डेटा, जो भी बोलो, इंटू 100, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल से क्या होता है, अच्छे से समझ में आता है, इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया। तो हम लोगों ने सिंपल का एग्रीगेटिव मेथड देख लिया, अब हम लोग सिंपल का रिलेटिव मेथड देखेंगे। देखो सिंपल रिलेटिव मेथड, यहां पर लिखेंगे सिंपल रिलेटिव मेथड, ठीक है। सिंपल रिलेटिव मेथड में कैसे होगा देखो, अच्छा एक चीज चाहो तो तुम लोग कर सकते हो, यहाँ पर जो जगह है ना, यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हो कि क्या फॉर्मूला है। अगर तुम लोगों के पास ये टेबल के नीचे जगह है तो तुम लोग इसका लिख सकते हो। इस केस में प्राइस इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होगा, इसमें प्राइस इंडेक्स ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा, समेशन ऑफ PN डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 इंटू 100। तो क्या होगा, तुम लोगों के पास पूरा एक समरी बन जाएगा यहाँ पर। और रिलेटिव का भी कर लेते हैं, फिर यहाँ पर लिख के दिखाएंगे कि रिलेटिव का कैसे होगा। यहाँ पर सिंपल रिलेटिव मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल फिर से लेते हैं। यहाँ पर द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2012 taking 2011 as the base year from the data given below by using simple रिलेटिव। अच्छा इसका कितना सारा नाम होता है वो देख लो, इसे ऐसे ही बोला जाता है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ये तो सिंपल एवरेज का है ना, मतलब लैंग्वेज क्या क्या रहता है वो हम बता देते हैं, ताकि जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुम लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब इस तरीके से सिंपल एवरेज ऑफ एग्रीगेटिव, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ऐसे करके बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, और इसका नाम ऐसा भी है सिंपल प्राइस रिलेटिव और सिंपल रिलेटिव, जो भी बोलो, ठीक है। मैंने इसीलिए लिख दिया क्योंकि एक क्या होता है ना, फिर हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि ये कोई अलग मेथड तो नहीं है, नहीं एक ही बात है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ऐसा पूरा लैंग्वेज यूज करके भी बोला जा सकता है, सिंपल प्राइस रिलेटिव भी बोला जा सकता है, या फिर सिंपल रिलेटिव भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो बस तुम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या लिखा हुआ है। क्या एग्जाम में हमें बता देगा कौन सा मेथड यूज करना है, हाँ बता देगा। अगर नहीं बताएगा तो क्या करना है वो हम लोग जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना अभी तो देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर
अभी तो देखो बता ही दिया है, क्योंकि हम तो एग्जांपल ले रहे हैं इस मेथड को समझाने के लिए, तो ऑब्वियसली यही वाला मेथड हमें फॉलो करना पड़ेगा। इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने बोला है 2012 का, 2011 को बेस ईयर मान के फॉर द गिवन बिलो डेटा, जो कि अभी हम लिखेंगे यहाँ पर डेटा क्या है। तो यहाँ पर लिखते हैं कॉमोडिटी, कॉमोडिटी में लिखेंगे ए से लेके ई तक, ए बी सी डी ई, मैंने कॉमोडिटी का नाम इस तरीके से दे दिया ए बी सी डी ई। प्राइस लिखते हैं, प्राइस इन 2011 और यहाँ पे लिखेंगे प्राइस इन 2012, ठीक है। अच्छा, अब 2011 और 12 में कौन सा करंट ईयर है, कौन सा बेस ईयर है, ये करंट ईयर है तो इसको PN लिखेंगे, और ये बेस ईयर है तो इसको P0 लिखेंगे। प्राइस के लिए P, दोनों ही केस में जो करंट ईयर वो N या 1 भी कभी कभी यूज होता है। चलो एक बार लिख ही देते हैं, कभी अगर मिल जाए तो बात देखिए, ये कोई डिवाइड नहीं लिखा है मैंने, और लिखा है। एक काम करते हैं हम इसको ना और लिख देते, नहीं तो तुम लोग बाद में कभी देखोगे तो सोचोगे डिवाइड वगैरह है। और P1 भी कभी कभी यूज किया जा सकता है, और जो हम लोग का बेस ईयर होता है उसे P0 यूज किया जाता है। वैल्यूज लिखते हैं 115, ए प्राइस का जो ए कॉमोडिटी का जो प्राइस था वो 2012 में हो गया है 125। बी कॉमोडिटी का था 108 जो कि चेंज होके हो गया है 117। सी का था 95, ये हो गया है 108, और डी का था 80, ये हो गया है 95, और ई का है 90, ये हो गया है 95, ठीक है। ये मैंने एक डेटा तुम लोगों को प्रोवाइड कर दिया कि क्या क्या हमें दिया हुआ है। अब हमें इसको कौन से मेथड से फाइंड आउट करना है, मेरा ABC ना थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते B, ये हो गया C और ये D। अच्छा, अब यहाँ पर हमें कौन सा मेथड यूज करने बोला है, हम लोग को बोला है सिंपल रिलेटिव मेथड, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एग्रीगेट करने नहीं बोला है। एग्रीगेट का मतलब हो जाता है ओवरऑल बताओ, तो इसका मतलब हमें इंडिविजुअली बताना पड़ेगा। देखो एग्जाम्पल लिखवाने का यही रीजन है ताकि तुम लोग फॉर्मूले को समझ के याद रख पाओ, याद तो रखना ही है लेकिन समझ के। तो यहाँ पर लेकिन बोला नहीं है एग्रीगेटिव, हमें बोला है प्राइस, सिंपल प्राइस रिलेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब एग्रीगेट का मतलब क्या बोला मैंने, एग्रीगेट का मतलब मुझे इंडिविजुअली व्हीट राइस ग्राम पल्सेस का डेटा नहीं चाहिए, चेंजेस नहीं चाहिए, मुझे ओवरऑल ये जितने भी कॉमोडिटीज है वो सभी का चाहिए, ठीक है, ओवरऑल कॉमोडिटीज का चाहिए। लेकिन यहाँ पर एग्रीगेट नहीं बोला है तो ओवरऑल नहीं चाहिए। तो अगर ओवरऑल नहीं चाहिए तो कैसा चाहिए, इंडिविजुअली चाहिए। मतलब हम ये पूछ रहे हैं कि रिजल्ट में मुझे ये मत बताओ 80% 90%, मुझे बोलो अकाउंट्स में कितना मिला, मुझे बोलो इको में कितना मिला, मुझे बोलो स्टैट में कितना मिला, ये हम पूछ रहे हैं। मतलब मुझे सिंपल एक एक डेटा का चेंजेस मुझे चाहिए, ठीक है। तो मुझे अगर ए कॉमोडिटी का चेंजेस निकालना है, बी का निकालना है, सी का निकालना है, डी का निकालना है, ई का निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर ऐसे करना पड़ेगा PN/P0, यही तो मुझे चेंज बताएगा, इनटू 100, ये मुझे करना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ भी किया हुआ है PN/P0 इंटू 100। लेकिन ये चारों कॉमोडिटी को मिला के किया हुआ है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअली कॉमोडिटी का जो है चेंजेस निकालेंगे। वो कैसे होगा, PN कितना है, ए के केस में 125 डिवाइडेड बाय 115 इंटू 100, ऐसे करके करेंगे, ठीक है। तो ये समझने के लिए हम लोगों ने किया और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला कैसे हो जाएगा, अगेन 117, ठीक है, क्योंकि हम लोग का PN/P0 होता है हमेशा करंट ईयर बाय बेस ईयर, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 108 इंटू 100, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो 108 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100, फिर 95 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, फिर 95 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, ठीक है। अब ये सारे वैल्यूज को हमें इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये मेथड हमें एग्रीगेट नहीं पूछता है। एग्रीगेट नहीं पूछ रहा है तो कैसे चेंजेस बताएंगे, एक एक डेटा का चेंजेस बताएंगे, एक एक कॉमोडिटी का। अब कैलकुलेट करो 125 डिवाइडेड बाय 115 इंटू 100, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आया कितना लिखेंगे, चलो दो डेटा तक लिखते हैं। तो यहाँ पर 108 पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद दो डेटा लेते हैं, 695 है तो इसको हम लोग 70 कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर 69 लेना चाहते हैं बट 9 के बाद 5 है तो यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा, जो मैथ्स का नॉर्मल कंसेप्ट होता है। तो 108.70 हो गया, ठीक है। फिर 117 डिवाइडेड बाय 108 इंटू 100, तो देखते हैं कितना आता है। तो ये हम लोग का वैल्यू आ गया
108.33, 108.33। अगेन 108 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100, तो ये हम लोग का हो गया 113.68, ठीक है, 113.68। फिर 95 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, तो ये हम लोग का आ गया 118.75, ठीक है। फिर 95 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, तो ये कितना आ गया 105.555 है, यानी 56, ठीक है। ये हो गया। हम लोगों ने क्या किया, इंडिविजुअली प्राइस का चेंजेस को जो है कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब लेकिन मेथड क्या है, मेथड मेरा है रिलेटिव तो निकाल लिया, रिलेटिव यानी चेंजेस, वो भी एक एक कॉमोडिटी का, लेकिन करना क्या है, करना तो है हमें सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, क्योंकि देखो ये एवरेज का ही दो पार्ट है, तो सिंपल एवरेज एग्रीगेटिव, सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, एवरेज भी तो करना पड़ेगा। एवरेज कहाँ हुआ, ये तो एक एक कॉमोडिटी का चेंजेस निकाल लिया, बट उनका एवरेज तो नहीं हुआ, तो एवरेज कैसे करेंगे, सारे चेंजेस को ऐड करके जितना वैल्यू से उतने से डिवाइड करेंगे, जो एवरेज का नॉर्मल कंसेप्ट होता है। इसलिए मैंने तुम लोग को सिंपल एवरेज अभी बताया कैसे होता है, वेटेड एवरेज बताया। तो ये सबका टोटल कर लेना है, तो ये सबका टोटल करेंगे, टोटल करने से कितना आएगा, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, समेशन निकाल रहे हैं Pn बाई P0, समेशन Pn बाई P0 इंटू 100, ये हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। Pn बाई P0 जितने भी इंडिविजुअल आए उसका समेशन किया। देखो लैंग्वेज, ये जो लिखने का सिस्टम है उसको समझो। मैंने क्या किया, यहाँ पर इंडिविजुअली जो Pn बाई P0 इंटू 100 आया उसका टोटल किया है, लेकिन यहाँ जब हम लोगों ने लिखा था उसके लिए कैसा मतलब नोटेशन यूज किया था, देखो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा कि हम लोगों ने जितने भी Pn है उसका टोटल किया, फिर डिवाइडेड बाय जितने भी P0 है उसका टोटल किया, मतलब इंडिविजुअली Pn का टोटल, इंडिविजुअली P0 का टोटल, मतलब सिर्फ और सिर्फ Pn का टोटल, सिर्फ और सिर्फ P0 का टोटल, इसीलिए समेशन ऊपर दोनों जगह पे गया है इंटू 100। लेकिन जब हम लोग ऐसे लिख रहे हैं कि Pn बाय P0 इंटू 100, इसका समेशन, इसका मतलब जितने सारे Pn बाय P0 इंटू 100 है उसका टोटल, और यह जितने सारे Pn है उसका टोटल, जितने सारे P0 है उसका टोटल, फिर उसका हम लोगों ने जो है इंडेक्स निकाला, ठीक है। ये हो गया डिफरेंस दोनों कंसेप्ट में। एक जैसा बात नहीं है, यहाँ तो समेशन लगना और यहाँ ब्रैकेट देके इसमें समेशन लगने का मतलब एक नहीं हुआ। यहाँ पर समेशन लगने का मतलब है इस तरीके के जो भी कैलकुलेशन से आंसर आए वो सारे डेटा का टोटल, और यहाँ पर इस पे समेशन और इस पे समेशन लगने का मतलब है जितना सारा P0 है सबका टोटल, जितना सारा Pn है सबका टोटल, दोनों का मतलब लेकिन बिल्कुल अलग है, एक जैसा नहीं है, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि एक जैसा है, क्योंकि मैंने बताया अभी डिफरेंस क्या है। अब हम लोग इसका ऐड करेंगे। अच्छा, मैंने तो ना जो है यहाँ पर मेमोरी प्लस का फंक्शन यूज नहीं किया, हम भूल गए। तुम लोग के कैलकुलेटर में मेमोरी प्लस जरूर होगा, तो जब जब तुम लोग ये वाला कैलकुलेट कर रहे हो, अगर तुम लोग m प्लस करते जाओगे तो क्या होगा, मेमोरी रिकॉल करोगे तो तुम लोग को ये अलग से टोटल नहीं करना पड़ेगा, टोटल का आंसर मिल जाएगा। चलो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में आएगा तो बता देंगे कैसे मेमोरी का यूज करना है। अभी तो फिलहाल हम भूल गए हैं तो ऐड कर ही लेते हैं। यहाँ पर 113.68 प्लस 118.75 प्लस 105.56 555.02, ठीक है, ये आ गया हम लोग का वैल्यू। अच्छा, अब ये इसका हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है। अब कैसे करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे। इंडेक्स नंबर कैसे निकलेगा, इंडेक्स नंबर इक्वल टू 555.02 डिवाइडेड बाय कितने सारे डेटा है, 5 आइटम्स है, इनटू 100। अगर चाहो तो 100 और करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग रिलेटिव चेंज तो निकाल ही चुके हैं, बस इसका एवरेज निकालना है, तो डिवाइडेड बाय 5 कर लेंगे, तो ये आ गया 111.004, ये आंसर आ जाएगा इंडेक्स नंबर का। अगर हमें सिंपल एवरेज मेथड प्राइस रिलेटिव से करने के लिए बोला जाए, सिंपल एवरेज मेथड ऑफ प्राइस रिलेटिव, ठीक है, इस तरीके से करना है। एक एक डेटा का प्राइस रिलेटिव निकाल के फिर जितने सारे डेटा है उससे डिवाइड कर देना है, तो हमें इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला भी यहाँ पर लिख देते हैं, ये जो समरी टेबल बनाया था, यहाँ पर इंडेक्स नंबर कैसे निकलेगा, यहाँ पर इंडेक्स नंबर ऐसे निकलेगा, लिख देते हैं। प्राइस इंडेक्स इक्वल टू
प्राइस इंडेक्स इक्वल, ये देखो समेशन पीएन, समेशन ऑफ पीएन, मतलब समेशन बाहर चला जाएगा, ये देखो समेशन बाहर रहेगा ब्रैकेट के बाहर, पीएन बाई पी जीरो इंटू 100, ये जितना भी आया डिवाइडेड बाई एन। एन क्यों? जितने सारे डेटा है, एन का मतलब जितना सारा डेटा है उतने से डिवाइड होगा। हाउ मेनी नंबर्स, एन का मतलब होता है हाउ मेनी नंबर्स, तो कितने सारे नंबर्स है, 1 2 3 4 5, ठीक है 5 डेटा है तो डिवाइडेड बाई 5 होना चाहिए। तो दोनों मेथड का डिफरेंस आई होप समझ में आ रहा है। अभी हम तुम लोगों से ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहे, हम बता रहे हैं, कोई डाउट हो तो तुम लोग पूछ सकते हो, हम जस्ट अभी बता रहे हैं। अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तभी समझ में आएगा कि अभी जो भी हम लोग सीख रहे हैं उसका यूज हमें कैसे करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वेटेड एवरेज का एग्रीगेटिव मेथड, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से काफी अच्छा क्वेश्चंस आता है, मतलब इंडेक्स नंबर का मतलब बस इसी जगह से ज्यादा क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो एग्रीगेटिव मेथड हम लोग देखते हैं, इसको हम यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे क्योंकि इसका अलग अलग बहुत सारा मेथड्स है, ठीक है। तो यहाँ मैंने स्टार लगा दिया, ये पीछे ही करके दिखाते हैं क्या क्या है, देखो। तो यहाँ पर हेडिंग करते हैं वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स, एग्रीगेटिव इंडेक्स। अच्छा, अब देखो हम तुम लोग को यहां से भी दिखाते हैं, देखो हम लोग कहां तक कर चुके हैं। ये देखो सिंपल एग्रीगेटिव मैंने बता दिया तुम लोग को, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट देखो सिंपल एवरेज भी था, सिंपल एवरेज, ये भी मैंने समझा दिया, यहाँ से जरूरत नहीं है। वेटेड मेथड का ये देखो वेटेड एग्रीगेटिव और वेटेड एवरेज, जिसमें से वेटेड एग्रीगेटिव का कितना सारा है, देखो लैस्पियर्स, ठीक है। ये देखो लैस्पियर्स, पैसेज, यहाँ पर पैसेज, और इसके बाद है मार्शल एजोर्थ और यहाँ फिशर्स, ठीक है। ये कुछ अलग अलग मेथड्स है, तो हम लोग पहले आज ये 4 मेथड्स जो है सीखेंगे, ये सब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब देखो वेटेड का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ वेट मल्टीप्लाई होगा। जैसे मैंने तुम लोग को पहले सिखाया कि एवरेज मेथड में जैसे मैंने तुम लोग को सिखाया वेटेड प्रॉफिट, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वेट मल्टीप्लाई होगा, तो उस बात का हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स में सबसे पहला मेथड हम लोग सीखेंगे लैस्पियर्स, ठीक है। तो लैस्पियर्स ये स्पेलिंग है LASPEYER लैस्पियर्स इंडेक्स नंबर, ये देखो लैस्पियर्स इंडेक्स नंबर। अच्छा, ये क्या नाम हो गया लैस्पियर्स इंडेक्स नंबर, एक्चुअली वेटेड एग्रीगेटिव मेथड जिन्होंने फाइंड आउट किया था, ठीक है, जिन लोगों ने फाइंड आउट किया था उनके नाम पे ये बना है। ये लोग कौन है, ये लोग एक साइंटिस्ट है, ठीक है। तो लैस्पियर्स ने वेटेड एग्रीगेटिव मेथड का जो फॉर्मूला फाइंड आउट किया था उस फॉर्मूले का नाम ही पड़ चुका है लैस्पियर्स इंडेक्स नंबर बोल के, ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ ऐसे ही नॉर्मल तुम लोग को स्टोरी के तरह बताएंगे, जिस बात को अगर तुम लोग ध्यान से सुनोगे तो आसानी से याद रख पाओगे, तो तुम लोग को ऐसा नहीं लगेगा कि हमें बहुत ज्यादा फॉर्मूला याद रखना है। तो लैस्पियर्स इंडेक्स नंबर में लैस्पियर्स ने कैसे फॉर्मूला फाइंड आउट किया वो देखो। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये फाइंड आउट करें कि इंडेक्स नंबर का मेथड सीख रहे हैं, ठीक है, जिसमें सिंपल एवरेज मेथड में हम लोगों ने सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल प्राइस रिलेटिव सीख लिया। अब हम लोग सीख रहे हैं वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, ठीक है। अब वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में हम लोग को करना क्या है, निकालना तो वही इंडेक्स नंबर है। तो लैस्पियर्स ने क्या बोला, देखो भाई पीएन बाई पी जीरो तो रहेगा ही, इसको तो हम चेंज नहीं करेंगे, मतलब ये उन्होंने बोला नहीं बोला वो छोड़ो, मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम एक स्टोरी बना रहे ताकि तुम लोग को याद रहे, ठीक है। तो लैस्पियर्स ने जब ये फाइंड आउट करने का सोचा होगा तब उन्होंने ऐसा सोचा होगा, देखो पीएन बाई पी जीरो तो होगा ही होगा। अब ये पीएन बाई पी जीरो क्या है, इंडेक्स नंबर निकालने का नॉर्मल जो फॉर्मूला, जैसे कि करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर इनटू 100, यही होता है इंडेक्स नंबर जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो लैस्पियर्स बोल रहे हैं ये तो मेन मुद्दा है, इसमें तो हम हट नहीं सकते हैं, ये तो मुझे रखना ही पड़ेगा। लेकिन हम ना वेट लेके काम कर रहे हैं, तो मुझे सिर्फ प्राइस से काम नहीं है, प्राइस में मुझे कुछ वेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्राइस में मुझे कुछ वेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, अब देखो जो आज हम लोगों ने स्टार्टिंग में सीखा, जब भी वेटेड प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो प्रॉफिट में कुछ वेट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर हम लोग वेटेड प्राइस निकालेंगे तो प्राइस में कुछ वेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इन्होंने सोचा कि क्या वेट हम मल्टीप्लाई करें। अच्छा, सबसे पहले उन्होंने बोला इसमें भी मेरा समेशन आएगा, इसमें भी मेरा समेशन आएगा। तो क्या उन्होंने ये
जो है एग्रीगेटिव मेथड यूज किया, ऑब्वियसली देखो वेटेड एग्रीगेटिव है, तो एग्रीगेटिव में हम लोगों ने अभी अभी क्या देखा कि इंडिविजुअली चीजों को मतलब इंडिविजुअली नहीं, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, इंडिविजुअली नहीं, हमें जो भी कॉमोडिटी रहेगा, जो भी बकेट ऑफ कॉमोडिटी रहेगा उसे ओवरऑल एडिशन करना है, दैट इज द एग्रीगेटिव। तो हमें क्या करना है, सारे पीएन का टोटल और सारे पी0 का टोटल करना है, क्योंकि हम लोग क्या सीख रहे हैं, एग्रीगेटिव मेथड सीख रहे हैं, ठीक है, तो ये हमें नहीं भूलना है। अच्छा नेक्स्ट इन्होंने सोचा कि मुझे तो वेटेड करना है ना, हम तो इन सिंपल वाला कंसेप्ट में नहीं जा रहे, लैस्पियर्स किस बात को लेके जो है रिसर्च कर रहे हैं, वेटेड एग्रीगेटिव, तो एग्रीगेटिव हो गया इंडेक्स नंबर का, और वेट, वेट इन्होंने क्या मल्टीप्लाई किया, इन्होंने बोला हम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, वेट के हिसाब से हम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्वांटिटी को इन्होंने क्यू से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब क्वांटिटी कौन से ईयर का लेना है ये सोच रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं मेरे हिसाब से बेस ईयर का क्वांटिटी सही रहेगा, हम यही वाला लेंगे, ठीक है, हम यही वाला लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, जो हम लोग का नॉर्मल कंसेप्ट था पीएन बाई पी0, जो कि हम लोग का इंडेक्स नंबर का कंसेप्ट है, और एग्रीगेटिव है तो इसीलिए इंडिविजुअली दोनों में समेशन लग गया, लेकिन ये बोल रहे हैं मुझे वेटेड एग्रीगेटिव निकालना है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो एज अ वेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब लैस्पियर्स ने क्या मल्टीप्लाई किया, क्वांटिटी। अब कौन से टाइम पीरियड का क्वांटिटी लिया इन्होंने, इन्होंने लिया बेस ईयर का, ठीक है, इनटू 100। तो इनका फॉर्मूला ऐसे बना है, ये जस्ट तुम लोग को मैंने बोला ताकि तुम लोग चीजों को रिलेट कर पाओ, याद रखने के लिए आसानी होगा। और एक तरीका है, अगर तुम लोग देखोगे लैस्पियर्स, तुम लोग इसको ऐसे याद रख सकते हो, लैस्पियर्स यानी लास्ट ईयर, ये कोई लिंक नहीं है, हम जस्ट समझा रहे हैं याद रखने के लिए, लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर यानी कि जो बेस ईयर यानी प्रीवियस ईयर, ठीक है, ऐसे करके याद रख सकते हो। तो इन्होंने क्वांटिटी Q0 यूज किया, क्योंकि क्या होता है जब बहुत सारा फॉर्मूला बन जाएगा फिर तुम लोग को लगेगा कि यहाँ Q0 देना है कि कुछ और देना है, तो कैसे याद रखोगे, लैस्पियर्स हमेशा बेस ईयर को लेके काम करता है, ठीक है। और इसको याद रखने का तरीका, अल्फाबेटिकली एल जो है, एल से हम लोग लास्ट बोल सकते हैं ना, लास्ट, तो लास्ट यानी एंड वाला, ये बोल रहे हैं, ठीक है, लास्ट ईयर, तो ये लास्ट ईयर है इनका नाम, लेकिन अगर लास्ट ईयर ऐसे याद रखोगे तो तुम लोग यहाँ पर ये Q0 आसानी से याद रख पाओगे कि हमें यहाँ Q0 लिखना है, ठीक है। अभी ऐसा हम इसीलिए बोल रहे हैं, आगे आगे देखो अलग अलग यूज होते जाएगा, ठीक है, ताकि गलत ना हो जाए। चलो फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं तो समझ में आएगा। नेक्स्ट है पैसेज, ठीक है, PAACHES पैसेज इंडेक्स नंबर, ये भी एक साइंटिस्ट है, इन्होंने भी अपने हिसाब से इंडेक्स नंबर फाइंड आउट किया, और इन्होंने कैसे फाइंड आउट किया, इन्होंने भी वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर ही फाइंड आउट किया। तो सबसे पहला बात है इंडेक्स नंबर निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, देखो ऐसे याद रखना है, इंडेक्स नंबर निकालना है PN बाई P0 करेंगे, ठीक है, एग्रीगेटिव में निकालना है तो दोनों में समेशन लग जाएगा। अब वेटेड निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड क्या लेंगे, क्वांटिटी लेंगे, तो ले लो कौन सा क्वांटिटी लेना है, मतलब करेंट ईयर का कि बेस ईयर का। तो इन्होंने बोला देखो लैस्पियर्स ने तो ऑलरेडी बेस ईयर लेके कर लिया है, मुझे लगता है कि एन लेना ज्यादा बेटर होगा, ये किनको लगा, पैसेज को लगा, पैसेज ने बोला कि मुझे क्वांटिटी जो है करेंट ईयर का लेना ज्यादा सही लग रहा है, तो अपना अपना रिसर्च है, ठीक है, कौन बेस्ड है नहीं है वो हमें बाद में पता चलेगा, ठीक है। ऐसे करके एक एक साइंटिस्ट ने रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो इंटू 100 वो तो हम लोग जो है परसेंटेज निकालते हैं, तो इसीलिए इंटू 100 लिखा है, अगर रेशियो फॉर्म में रखोगे तो 100 मत मल्टीप्लाई करो। और यहाँ पर देखो ये इन्होंने कौन से ईयर को लेके काम किया, करेंट ईयर, ठीक है, करेंट ईयर। अब देखो अगर अल्फाबेटिकली देखोगे ABCD, ठीक है, उसमें पहले एल आता है फिर पी आता है ना, तो लैस्पियर्स पहले, फिर पैसेज ने जो है मैंने जिस तरीके से लिखा है वैसे याद रखो, पहले एल आता है फिर पी आता है, तो पहले बेस ईयर आता है फिर करंट ईयर आएगा, ठीक है, पहले तो हमारा पुराना ईयर होगा, जैसे देखो जब ईयर स्टार्ट हुआ तो 0 से स्टार्ट हुआ होगा, 0 1 2 3 करते हुए अभी 2024 चल रहा है, 2024, तो ये सब बेस ईयर है, तो पहले तो बेस आता है फिर ही करंट आता है ना, तो वही चीज हम बोल रहे हैं कि याद रखने का तरीका, अगर तुम लोग ऐसे सोचोगे कि अल्फाबेटिकली हम लोग का सबसे पहले आ जाता है एल, तो लास्ट ईयर, तो ये 00, और पैसेज तो ये हम लोग का करेंट ईयर, तो ये हम लोग का
QN हो जाएगा। बाकी तो देखो ये याद रह ही जाएगा, PN by P0 into 100, ये तो हम लोग का टॉपिक जो चल रहा है उसी का बेस है, ठीक है। अब वेट करना है, एग्रीगेट करना है, तो ये सब में एवरेज मतलब सॉरी समेशन लगाओ। वेट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या वेट दिया गया, क्वांटिटी दिया गया, किसी ने Q0 यूज किया, किसी ने QN यूज किया, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाता है कि याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो वही हम बता रहे हैं कैसे याद रखोगे, इस तरीके से याद रख सकते हो, अल्फाबेटिकली L पहले P बाद में, तो L फॉर लेस पेयर्स जो कि Q0 हो जाएगा, क्योंकि Q0 पहले आता होगा फिर ही QN आएगा, ठीक है, इसीलिए। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग मार्शल वाला देखेंगे, मार्शल एजवर्थ। यहां पर लिखते हैं मार्शल एज और इंडेक्स नंबर। ये देखो इसके बाद ये वाला आ जाएगा मार्शल एज और इंडेक्स नंबर, ठीक है, ये वाला हम लोग देखेंगे। इन्होंने कैसे किया है, देखो लिखा हुआ है मार्शल एज और इंडेक्स uses this method by taking the average of base year and current year। इन्होंने बेस ईयर और करंट ईयर का एवरेज यूज किया है, ठीक है। कैसे किया है, अभी यहाँ लिखा हुआ पढ़ के तो कुछ समझ में आता नहीं है, देखो हम समझाते हैं कैसे करके किया इन्होंने। तो इनका भी रिसर्च जो चल रहा है ना, वो कैसे चल रहा है, वो वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स के अंडर ही चल रहा है, तो इंडेक्स नंबर इनको भी यूज करना है। तो ये भी बोलेंगे देखो PN by P0 को तो हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा बेस है, और क्योंकि हम एग्रीगेटिव मेथड के अंडर रिसर्च कर रहे हैं तो मुझे यहाँ समेशन PN P0 देना पड़ेगा। अब क्योंकि हम वेटेड कर रहे हैं तो मुझे मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, सभी क्वांटिटी कर रहे हैं, मुझे भी क्वांटिटी ही मल्टीप्लाई करना है। लेकिन हम लेस्पियर्स ने सिर्फ बेस ईयर लिया, पैसेज ने सिर्फ करेंट ईयर लिया, हम दोनों को लेंगे। तो ये कैसे करेंगे, ये ऐसे कर देंगे Q0 प्लस QN और यहाँ पर Q0 प्लस QN, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इन्होंने ऐसा सोचा, ठीक है। अब देखो हम सीक्वेंस में लिखा रहे हैं तो आसानी से याद रह जाएगा। हाँ थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा ऑब्वियसली याद रखने के लिए, एकदम आसानी से याद नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते हुए याद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बोला था कि एवरेज लिया इन्होंने, देखो क्या लैंग्वेज बोला था, मार्शल एज और इंडेक्स यूजेस दिस मेथड, मतलब दिस मेथड यानी वेटेड एग्रीगेटिव मेथड बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ द बेस ईयर एंड करेंट ईयर। तो एवरेज कैसे हुआ, चलो हम समझाते हैं ये एवरेज कैसे हुआ। तो यहाँ पर दिखाते हैं, देखो नॉर्मली किसी चीज का अगर हमें एवरेज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सारे डेटा का टोटल डिवाइडेड बाय जितने सारे डेटा है। तो हम लोग के पास क्वांटिटी का दो डेटा है, ठीक है, एक है करेंट ईयर और एक है बेस ईयर। तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करके, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्वांटिटी को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही जो है मल्टीप्लाई किया जैसे बाकी लोगों ने किया, लेकिन इन्होंने एवरेज करके किया, ठीक है। तो फिर इसका नीचे भी ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। अब ये जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली तो ये कैसे बनेगा, देखो ये ऐसे बन जाएगा और ये 2 जैसे नॉर्मली डिवाइडेशन का रूल्स होता है उसके अकॉर्डिंग ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो 2 कैंसिल आउट, QN प्लस Q0 और ये देखो QN प्लस Q0। इसीलिए इस फॉर्मूले में एवरेज हमें डिवाइडेड बाय 2 नहीं दिख रहा है, बिकॉज 2 और 2 जो है ना वो कैंसिल आउट हो जा रहा है, इसीलिए हमें वो दिख नहीं रहा है। लेकिन मैंने यहाँ समझा दिया कि कैसे करके एवरेज वाला बात आया। अब ये क्यों समझाया, बिकॉज इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि MCQ में ना हमें इस तरीके से दे देता है कि मार्शल एज और जो है करंट ईयर और बेस ईयर के क्वांटिटी का एवरेज किए हैं या फिर कुछ और ऑप्शंस दे देता है, तो हमें याद रखने में आसानी होगा अगर हम लोग चीज को समझ के याद रखते हैं। तो ये देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एवरेज किया बेस ईयर और करंट ईयर के क्वांटिटी को। तो लेस्पियर्स ने सिर्फ और सिर्फ बेस ईयर का लिया, पैसेज ने करंट ईयर का क्वांटिटी लिया, मार्शल ने दोनों का एवरेज कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, नेक्स्ट है हम लोग का बाउलीज। बाउलीज इंडेक्स नंबर। अच्छा इन्होंने क्या मेथड यूज किया, ये देखो यहाँ बाउलीज वाला दिया नहीं है बट तुम लोग को ना एग्जाम में क्वेश्चन में आ जाएगा। यहाँ मुझे तो दिख नहीं रहा है बाउलीज वाला बट क्वेश्चन में है इसीलिए हम लिखवा रहे हैं, या फिर होगा शायद इधर उधर मुझे नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं हम लिखवा देते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ना मिलेगा। अभी तुम लोग देखोगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा।
इन्होंने लैस्पियर्स और पैसेज के जो भी रिसर्च से आंसर आए थे इन दोनों का एवरेज कर दिया। बाउलीज ने क्या किया, बाउलीज ने किया है एवरेज ऑफ लैस्पियर्स और पैसेज, या फिर एवरेज को स्टैटिस्टिक्स में जो लैंग्वेज यूज किया जाता है दैट इज एरिथमेटिक मीन। ठीक है, मीन का मतलब होता है एवरेज। ठीक है, मीन का मतलब होता है स्टैटिस्टिक्स में एवरेज, एरिथमेटिक का मतलब होता है प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना, ये सबको एरिथमेटिक बोलते हैं। तो मीन एवरेज निकाला गया। ठीक है, कैसे करके, एरिथमेटिक फंक्शन यूज करके, जिसमें से हम लोगों ने यहाँ प्लस फंक्शन यूज किया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एरिथमेटिक मीन ऑफ लैस्पियर्स एंड पैसेज। पैसेज का स्पेलिंग क्या है जाते हैं, PAACH। एरिथमेटिक मीन ऑफ लैस्पियर्स एंड पैसेज इंडेक्स नंबर, इन्होंने इस तरीके से किया है। ये एमसीक्यू में हमें काफी काम आएगा। ठीक है, अच्छा अब 5th नंबर लिखते हैं। 5th नंबर में लिखेंगे फिशर्स इंडेक्स नंबर। फिशर्स इंडेक्स नंबर, फिशर्स इंडेक्स नंबर। अच्छा, इसके ब्रैकेट में लिख लो आइडियल। ठीक है, ये सबसे बेस्ट है, इससे जो आंसर आता है सबसे ज्यादा एक्यूरेट है या फिर सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, इसीलिए इसे आइडियल फिशर्स इंडेक्स नंबर को आइडियल इंडेक्स नंबर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो हम लोग आगे देख लेंगे, कि उसको हम दिखा भी देंगे तुम लोगों को कि क्यों इसको आइडियल बोला जाता है। फिलहाल लिख लो कि इसे आइडियल बोला जाता है। तो फिशर्स जो है ये भी एक साइंटिस्ट का ही नाम है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि लैस्पियर्स और पैसेज का इंडेक्स नंबर मुझे काफी सही लग रहा है, लेकिन हम भी उसका मीन निकालेंगे, लेकिन हम एरिथमेटिक फंक्शन में प्लस का यूज नहीं करके मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे, यानी L क्रॉस P, और ये इस पे रूट लगाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, ये जो है ना इसको बोला जाता है जियोमेट्रिक मीन। ये जो प्रोसेस है इसे बोला जाता है जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन में हम लोगों ने क्या निकाला है, प्रोडक्ट रूट ओवर। ठीक है, रूट ओवर होने से जियोमेट्रिक मीन हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ लैस्पियर्स एंड पैसेज इंडेक्स नंबर। ठीक है, देखो अगर हमें मान लो दो डेटा दिया गया है, लाइक एक दिया गया है मान लो 4 और एक दिया गया है मान लो यहाँ पर 9। ठीक है, अगर हमें इसका एवरेज निकालने बोले, सिर्फ एवरेज बता दे, या स्टैटिस्टिक्स में बोले मीन निकालने के लिए, तो हम लोग क्या निकालेंगे, 4 + 9 डिवाइडेड बाई 2, जितना भी आएगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का मीन या एवरेज निकालने का तरीका, और इसको हम लोग एरिथमेटिक मीन भी बोलेंगे जब हम लोग प्लस यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें बोल दे कि जियोमेट्रिक मीन निकालो इसी डेटा का, तो हमें क्या करना है, 4 × 9 और उस पर रूट लगाना पड़ेगा। ठीक है, रूट लगाना पड़ेगा, या फिर स्पेसिफिकली बोले तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए, जियोमेट्रिक मीन अगर निकालने बोले तो 4 × 9 होल टू द पावर 1/2 होगा। एक्चुअली जियोमेट्रिक मीन में क्या होता है, जैसे अरिथमेटिक मीन में प्लस करते जाओ डेटा को, डिवाइडेड बाय जितना सारा डेटा होगा उतने से डिवाइड कर दो। यहाँ पर क्या होता है, जियोमेट्रिक मीन में जितना सारा डेटा है उसे मल्टीप्लाई करो और होल टू द पावर 1/, उतना सारा डेटा लिखो। 2 डेटा है तो इसीलिए 1/2, अगर ये 3 डेटा होता तो 1/3 होता। इसका आंसर कैसे होगा, 36 होल टू द पावर हाफ। तो 36 को हम लोग 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 6 टू दी पावर 2 है, और पावर अगर अंदर और बाहर रहेगा तो वो मल्टीप्लाई होकर 6 आंसर आ जाएगा। एक्चुअली किसी भी डेटा में टू दी पावर हाफ का मतलब वो रूट ओवर ही होता है। रूट ओवर का मतलब है कि यहाँ पर सेकेंड रूट है, जो कि लिखने का जरूरत नहीं होता है, ये सेकेंड रूट ही हो गया। 1/2 का मतलब हम लोग का सेकेंड रूट हो गया। ठीक है, ये हम लोग नॉर्मली जो है चैप्टर इंडिसेस रेशियो वगैरह जब करते हैं ना वहां पर देखते हैं, तो यहाँ आया है तो पॉइंट एक बार हम डिस्कस कर दे रहे हैं। जैसे मान लो अगर हमें ऐसे दिया हुआ है 4√9, तो इसका मतलब 9 टू दी पावर 1/4 होगा। या फिर अगर सिर्फ 9 दिया हुआ है यानी 9 टू दी पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, जब हमें सिर्फ रूट दिया हुआ है इसका मतलब यहाँ पर 2 है, इम्प्लाइड। ठीक है, इम्प्लाइड मतलब बोले या ना बोले वो 2 है। लेकिन अगर 2 के अलावा और कुछ डेटा होता है, लाइक 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो भी होता है वो यहाँ पर देना जरूरी होता है। इसको कैसे लिखेंगे, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर है
79 और यहाँ पर दिया हुआ है 5, तो 79 टू दी पावर 1/5 होगा। ठीक है, ये रूल्स हमें फॉलो करना पड़ता है। तो ये हम लोग जियोमेट्रिक मीन का मतलब डेटा का मल्टीप्लीकेशन और टू दी पावर 1 उतने सारे डेटा जो है हो जाएंगे। मतलब इसको हम लोग ना ऐसे भी लिख सकते हैं, ये और ये एक ही बात है। ठीक है, ये और ये एक ही बात है। अब इसका कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर लेस्पियर्स का देखो फॉर्मूला जो है वो हमें यूज करना पड़ेगा, पैसेज का जो फॉर्मूला है वो यूज करना पड़ेगा। मतलब हम यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं लेस्पियर्स का क्या था। देखो अब कैसे, जो मैंने स्टोरी बताया वो हमें कैसे हेल्प करेगा। लेस्पियर्स का भी Pn/P0 था और इस पे एग्रीगेट था बोल के समेशन था। अब उसने बोला कि मुझे कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वेटेड के लिए, तो हम क्यों मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी लेस्पियर्स यानी लास्ट ईयर, तो ये 0 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 100। ठीक है, और पैसेज के लिए कैसे याद रखेंगे, पैसेज में बोला Pn/P0 तो हम नहीं हटा सकते, एग्रीगेट है तो सामने यहाँ पर जो है समेशन लग जाएगा, इनटू क्वांटिटी हम भी यहाँ पर कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं लेकिन हम जो है करेंट ईयर का लेंगे इनटू 100। ये फॉर्मूला हमें फिशर्स को कैलकुलेट करने के लिए इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब क्योंकि रूट ओवर के अंदर 200 है तो वो बाहर 100 हो जाएगा। जैसे देखो अगर रूट ओवर ऑफ 2 इंटू रूट ओवर ऑफ 2 है तो हम लोग 2 लिख सकते हैं ना, तो वैसे ही 100 अगर 2 है तो ये ओवरऑल बाहर एक ही 100 हो जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन करते वक्त हमें ध्यान रखना है, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास किस तरीके से आंसर दिया गया है, रेशियोज फॉर्म में मतलब 100 यूज करके करना है नहीं करना है, वो डिपेंड करेगा कि हम लोग के पास किस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है और आंसर दिया हुआ है उसके ऊपर। ठीक है, तो मुझे जो भी बोलना था अभी तक मैंने ही बोला, तो मैंने ये सारा चीज तुम लोग को बता दिया। अब हम लोग जो है क्वेश्चन करके देख सकते हैं। आज हम लोग इतना ही सीखेंगे और इसी के बेसिस पे पहले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कुछ दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 जो कि एडिशनल क्वेश्चन बैंक से हम करवा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले वाला सभी थियोरेटिकल है, तो हम लोग एडिशनल क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे पहले। ये वाला। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटाबेस ईयर, ठीक है, डेटा फॉर बेस, ये फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा होगा, ये बेस ईयर बाई चांस यहाँ पर आ गया। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है। क्या क्या दिया हुआ है, कॉमोडिटी A B C D, प्राइस दिया हुआ है 4572, फिर क्वांटिटी दिया हुआ है 3423, फिर प्राइस दिया हुआ है, फिर यहाँ पर क्वांटिटी दिया हुआ है। ठीक है, ये बेस ईयर दिया हुआ है, ये करंट ईयर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे। अच्छा, बेस ईयर के प्राइस को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, अब बताओ, अब तुम लोग का टर्न है, तुम लोग मुझे बताओ कि बेस ईयर को प्राइस को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे। मतलब जैसे हम बताते हैं ये मेरा P0 होगा, हम एक बताते हैं तो तुम लोग को समझ में आएगा, प्राइस है P0, तो ये क्या होगा, इस प्राइस को किससे डिनोट करेंगे, करंट ईयर के प्राइस को किससे, हाँ बोलो। हाँ Pn, और क्वांटिटी को कैसे डिनोट करेंगे, बेस ईयर का क्वांटिटी Q0 होगा। हाँ Q0, और ये वाला Qn। Qn। ठीक है, अब तुम लोग Q0 को ना कैपिटल भी यूज कर सकते हो, स्मॉल भी यूज कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो कैपिटल ही लिख पाया, यहाँ पर स्मॉल लिख दिया, जैसा चाहो लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो कोई देखने आएगा भी नहीं और वैसे भी वो कोई गलत भी नहीं है। ठीक है, कैपिटल या स्मॉल लेटर किसी से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ना एक पहला क्वेश्चन हम लोग पूरा लिख लेते हैं फॉर्मेट के साथ, फिर हम बताएंगे कि एग्जाम में क्या पूरा लिखना जरूरी है कि नहीं, वो हम बता देंगे। ठीक है, पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरा डेटा लिखेंगे, तुम लोग भी लिखो नहीं तो नहीं कर पाओगे, एक क्वेश्चन तो लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो पहला कॉलम बना लेंगे कॉमोडिटी, कॉमोडिटी में हम लोग का आ जाएगा ABCD, ABCD। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे बेस ईयर। अच्छा, बेस ईयर में हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा, P0 Q0। ठीक है, मैंने ना प्राइस ये लैंग्वेज यूज नहीं किया, टाइम लगेगा ना बेकार में, तो मैंने P0 Q0 कर दिया ताकि जल्दी लिख पाए। और करेंट ईयर, करेंट ईयर में क्या लिखेंगे, Pn और Qn। ठीक है,
ये हो गया हम लोग का पहला शॉर्टकट। हम लोग ऐसे करेंगे, अब डेटा लिख लेते हैं 45723423। तो 45723423। अच्छा, फिर 6691। अच्छा, फिर 2425। अच्छा, अब फाइंड आउट क्या करने बोला है, फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फिशर्स इंडेक्स नंबर कैसे फाइंड आउट होता है। तो फिशर्स ने क्या सोचा, फिशर्स ने बोला कि लैस्पियर्स और पैसेज जो है ना वो सही बोल रहे हैं, लेकिन हम उनका एवरेज लेंगे। एवरेज का मतलब ये एक्चुअली ये बोलना चाह रहे हैं, मुझे ना तो पूरा लैस्पियर्स का बात मानना है ना तो पैसेज का, दोनों का मिक्स्ड अप कर देना है, ठीक है। लेकिन इन्होंने एवरेज के लिए कौन सा मेथड चूज किया, जियोमेट्रिक मीन चूज किया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे लैस्पियर्स इनटू पैसेज, इसका रूट। ये देखो याद रखने का तरीका है और कुछ नहीं, ऐसे करके हम स्टोरी बोलेंगे, तुम लोग अपने दिमाग में ऐसे रखोगे तो खुद ब खुद ये सारा चीज याद हो जाएगा बिना ज्यादा एफर्ट दिए, ठीक है। अच्छा, अब लैस्पियर्स का मतलब क्या होगा, लैस्पियर्स का मतलब तुम लोग को लेकिन याद रखना पड़ेगा। अगर वो नहीं लिख पाओगे तो यहाँ कॉलम क्रिएट नहीं कर पाओगे कि हमें यहाँ पर क्या क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखो पहला क्वेश्चन है तो हम फिर से बताते हैं। लैस्पियर्स ने क्या बोला भाई, Pn/P0 ये तो इंडेक्स नंबर में फिक्स है, लेकिन मैंने क्या मेथड पे रिसर्च किया है, वेटेड एग्रीगेटिव में। तो मुझे कुछ ना कुछ वेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साथ ही साथ मुझे एग्रीगेट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो वेट क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो लैस्पियर्स यानी लास्ट ईयर यानी ये 0 हो जाएगा, ठीक है, इनटू 100। हम पहले 100 लिख लेते हैं, देखेंगे फिर आंसर किस रिगार्डिंग है उसी के हिसाब से करेंगे। पैसेज क्या बोलेंगे, पैसेज बोलेंगे Pn/P0 तो हम भी इग्नोर नहीं कर सकते, ये तो मुझे रखना ही है, ठीक है। साथ ही साथ हम क्योंकि वेटेड कर रहे हैं तो क्वांटिटी हम भी मल्टीप्लाई करेंगे, वेट हम भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन हम लैस्पियर्स के तरह 0 का यूज मतलब बेस ईयर का यूज नहीं करना चाहते। मुझे लगता है कि करंट ईयर ज्यादा सही रहेगा और एग्रीगेट करना है, दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर एग्रीगेट लगा दिया। अब इनटू 100, अब ये दोनों मल्टीप्लाई है तो बीच में मल्टीप्लाई लगा दो, या फिर तुम लोग ऐसे करके ब्रैकेट दे सकते हो, जैसा ठीक लगे। ऐसे करके ब्रैकेट देने का मतलब भी मल्टीप्लीकेशन ही होता है, कुछ और नहीं होता है। अब ये याद रखना कितना इंपॉर्टेंट है, देखो क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये हमें क्या करना है, इसके बाद तुम लोग और एक लाइन यहाँ पर लगा सकते हो ऐसे करके, समेशन ऑफ Pn/P0 इंटू Q0। देखो मुझे तो याद रहता है ना, तो हम थोड़ा जल्दी लिख ले रहे हैं, तुम लोग धीरे धीरे अपना लिखो। यहाँ पर इंटू Qn और Qn, ठीक है। और ये जो हम लोग का 200 है ना, ये 200 रूट के बाहर जाके 100 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को ये कॉलम रेडी करना है, क्योंकि ये सब डेटा मुझे पुट करना है, तो मुझे क्या क्या कॉलम रेडी करना पड़ेगा, Pn Q0 P0 Q0। तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे ऐसे Pn Q0, अच्छा, और ये वाला P0 Q0 P0 Q0, और कौन सा कॉलम चाहिए, Pn Qn, यहाँ पर लिखेंगे Pn Qn, और कौन सा कॉलम चाहिए, देखो P0 Qn, यहाँ पर लिखेंगे P0 Qn, ठीक है। अब ये सब डेटा मिलेगा, लिखेंगे तब ना कैलकुलेट कर पाएंगे, और ये डेटा हम लोग तभी सिर्फ तभी लिख पाएंगे जब हम लोग ये लैस्पियर्स और पैसेज, क्योंकि देखो लैस्पियर्स और पैसेज पे ही ना बाकी सबका फॉर्मूला डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर एक भी ढंग से याद रख लोगे ना, जैसा हम समझा रहे हैं, अगर एक भी चीज को ध्यान से याद रख लोगे तो बाकी सभी याद रख पाओगे। क्योंकि देखो बाउलिस को तो अलग से कुछ याद रखना ही नहीं है, बाउलिस का मतलब लैस्पियर्स पैसेज का एवरेज। फिशर्स में भी देखो कुछ अलग याद नहीं रखना है, लैस्पियर्स और पैसेज का जियोमेट्रिक मीन। मार्शल में भी देखो क्या हुआ, ये बस ये तीनों ने अपना थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाया है। यहाँ पर अगर तुम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो देखो ये पार्ट हर जगह पे कॉमन है, ये इतना पार्ट, ये इतना, ये यहाँ पर भी है,
सेम जो कि मैंने अलग कलर भी यूज किया है तुम लोग को समझाने के लिए, ये देखो, ये मैंने यहाँ 100 नहीं लगाया, चलो भूल गए, अगर 100 लगा लेते हो लगा लो, कोई बात नहीं, 100 लगा लेते हैं तो ये भी कॉमन है। और बाकी सब तो ये लेस्पियर्स पैसेज को ही फॉलो करके चल रहे हैं, इनको सबको बेसिकली इनका जो मतलब फॉर्मूला है वो पसंद आया होगा, या फिर इनके रिसर्च में कुछ दम होगा, तभी बाकी लोगों ने उनका रिसर्च को फॉलो करके अपना अपना फॉर्मूले को मॉडिफाई किया है, ठीक है। तो ये पॉइंट तो सभी में एक ही जैसा है, जो कि हम लोग का इंडेक्स नंबर का मेन पॉइंट था। तो अगर इसको थोड़ा सा याद रख लोगे तो आराम से कर पाओगे, तो टफ नहीं लगेगा, ठीक है। नहीं तो टफ लगेगा, फिर इतना फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अगर ध्यान से देखो ना तो काफी आसान है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेट कैसे करना है, इसी में ही गलत हो जाता है। देखो Pn Q0, तो ये Pn और ये Q0, इसका ध्यान रखना होता है, क्योंकि क्या होता है कॉलम इधर उधर हो जाता है और हम लोग गलत कैलकुलेशन करके आंसर लिख देते हैं। तो 6 × 3 18, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 6 × 4 ये हो गया 24, 9 × 2 18, 3 × 1 3 हो गया। अच्छा, P0 Q0, अब ये यहाँ से हटाते, तुम लोग अपना पेंसिल यूज कर सकते हो करने के लिए, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर P0 और ये नेक्स्ट हो गया कॉलम Q0, तो 4 × 3 12, 5 × 4 20, 7 × 2 14 और 2 × 3 6 हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमें क्या क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, Pn Qn, तो ये Pn और ये Qn, तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 × 2 12, ऐसा सर्कल कर लेना, जरूरी हम इसीलिए बोलेंगे क्योंकि क्या होता है कंसेंट्रेशन थोड़ा सा हट जाएगा तो फिर क्या होगा, एक डेटा के साथ दूसरा ही कुछ मल्टीप्लाई हो जाता है, इसीलिए अगर सर्कल कर लोगे ना पेंसिल वगैरह यूज करके तो मतलब गलत नहीं होगा। 6 × 4 24, 9 × 2 18, 1 × 5 5 हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, P0 Q0, ये दो मल्टीप्लाई करना है, सॉरी P0 Qn, देखो अभी गलत हो जाता, P0 Qn ये मल्टीप्लाई करना है। तो 4 × 2 8, 5 × 4 20, और ये 2 × 7 14, 5 × 2 10, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे, क्यों, देखो हमें क्या चाहिए, समेशन चाहिए ये सबका, तो समेशन। अच्छा, क्या कॉलम हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा, नहीं, आगे पीछे लिख सकते हो, मतलब मान लो ये इधर लिख दिया ये इधर लिख दिया, चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सही लिखना है। जब भी पुट करोगे ना, कोई एक सीक्वेंस में पुट करना चाहिए, जैसे कि देखो पहले ये और ये लिख लिया, फिर ये और ये लिखा, या तो ऐसे फॉलो कर लो या फिर ऐसे फॉलो कर सकते हो कि पहले हम लोग ये दोनों लिखेंगे फिर हम लोग ये लिखेंगे, कोई भी एक सीक्वेंस में लिखो। जब भी इधर उधर करके लिखोगे तो कुछ ना कुछ 2 बार लिख दोगे या फिर गलत लिख दोगे। तो अब हम लोग टोटल करेंगे, यहाँ पर देखो ये सबका टोटल हमें चाहिए, तो टोटल करते हैं 18 + 24 + 18 + 3, तो ये हो गया 63। अच्छा, 12 20 14 6 52 12 24 18 और 5 59 8 20 24 52, ठीक है। अब ध्यान से देख के जो डेटा जिसमें जो आंसर आया है वो हमें लिख देना है। तो Pn Q0 है 63, तो यहाँ पर लिखेंगे, ये देखो Pn Q0 है 63। अच्छा, फिर यहाँ पर P0 Q0 है 52, P0 Q0 यानी 52। तो मैंने ना जैसे कॉलम बनाया था वैसे ही लिख रहा है, देखो किसी भी एक तरीके से हमेशा फॉलो करो और उसी का हैबिट बनाओ, गलत नहीं होगा। Pn Qn मतलब ये वाला 59 और उसके बाद 52, तो ये 59 और नीचे 52 इंटू बाहर 100, ठीक है। अब कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर 63 × 59 3717 आ गया, डिवाइडेड बाई 52 जितना भी आया, फिर डिवाइडेड बाई 52 कर लो, आंसर आ जाएगा 1.3746 और इसका मुझे रूट लगाना है, ठीक है। तो हम रूट लगाएंगे
ये रूट लगा दिया, ठीक है। कितना आंसर आ गया 1.17। तुम लोग भी अपने कैलकुलेटर में रूट फंक्शन का यूज करो। ये हम लोग का पूरा सॉल्व करके आ रहा है 1.1724, मतलब ये वाला पोर्शन सॉल्व करके आया। इनटू 100 भी कर लेते हैं, इंटू 100, तो ये हो जाएगा 117.24, ठीक है। 117.24 हम चेक करते हैं ऐसा कोई ऑप्शन था या नहीं था आंसर में। तो यहाँ पर 117 हाँ ये देखो यही वाला होगा। अच्छा यहाँ 3 आया है, हम लोग का 0.24 आया है, ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा, अप्रोक्सीमेशन की वजह से होगा शायद, ठीक है। तो 117.3 और यहाँ पर ये देखो ये 115 है तो ये नहीं होगा, 118 है ये नहीं होगा, 116 है नहीं होगा, जो हम लोग का नियरेस्ट आंसर है वही देना चाहिए। तो ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन ए। अब वो 3 है, मेरा 2.4 आ रहा है, उसका रीजन मुझे जो लगता है वो कुछ ऐसा है कि 63 इंटू 59 हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। 3717 डिवाइडेड बाय 52, फिर डिवाइडेड बाय 52 करके जो भी आ रहा है, शायद हम लोग क्या कर रहे हैं, हम पूरे कैलकुलेटर में जो भी डेटा मुझे दिख रहा है उसका रूट कर रहे हैं। हो सकता है कि वो लोग इससे कम डेटा, मतलब ऐसा हो सकता है कि वो ऐसा डेटा लेके रूट किए हो। 1.3746 मतलब 4 डेटा चेक करके दिखा देते हैं। ये देखो 1.3746, अब इसका अगर हम रूट लगाते हैं तो ये 1.17243 ऐसे आ रहा है इंटू 100। चलो मेरा तो 3 आ नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि वो उनका कुछ कैलकुलेशन का पैटर्न होगा जिसकी वजह से यहाँ पर 3 लिख रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम लोग अपना कैलकुलेशन सही करो और जो नियरेस्ट आंसर है वो आंसर दोगे तो ही होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि मुझे लगता है तुम लोग को समझ में आया कि फिशर्स को अगर पढ़ लोगे तो लेस्पियर्स पैसेज तो अपने आप होगा, है ना। या फिर हम लोग रिवर्सली अगर बोले कि अगर कोई लेस्पियर्स और पैसेज को याद रख लेता है तो वो फिशर्स से लेके बाउलीज से लेके मार्शल एज और हर एक चीज को कैलकुलेट कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। अच्छा क्या एग्जाम में हमें इतना कॉलम बना के लिखना जरूरी है? नहीं, देखो जब तुम लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा तो तुम लोग को एग्जाम में क्या करना है, मान लो ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग तक फटाफट अपना सबसे पहले पेज में फिशर्स इंडेक्स नंबर बोल के पहले जो फॉर्मूला है दिमाग में उसको यहाँ लिख लोगे, ठीक है। उसको यहाँ लिखने से ही जैसे ही तुम लोग ये पॉइंट सबसे पहले लिखोगे, ठीक है, जैसे ही तुम लोग ये वाला पॉइंट, उसमें क्या ये सब लिखना जरूरी है? नहीं, जब प्रैक्टिस हो जाएगा ये सब नहीं लिखना है, क्योंकि तुम लोग को किसी को दिखाना थोड़ी ना है ड्रॉ मतलब लिख के पूरा, तुम लोग का तो आंसर ही मेन होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रफ वर्क बिना करके आ जाओगे, जितना रफ वर्क नेसेसरी है उतना करना ही पड़ेगा, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेगा। तो ये वाला फॉर्मूला लिख लोगे, ठीक है। क्या इसको लिख के फिर ये लिखना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे बेस्ट होता है अगर तुम लोग डायरेक्टली इसे लिख लेते हो, ठीक है। ये तो लिख ही लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये लिख ही लोगे, ये सब लिखने का जरूरी नहीं होगा। तो ये दो स्टेप हम लोग का हट जाएगा, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। और जैसे ये लिख लोगे तो तुम लोग क्या करोगे, ये सब लिखोगे नहीं, ठीक है, ये सब लिखने का कोई जरूरत नहीं होगा, डायरेक्टली तुम लोग ये वाले कॉलम का लिख लोगे। लिख के और जो आंसर क्वेश्चन पेपर है वहां से देख देख के तुम लोग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। और अगर लगता है कि नहीं प्रॉब्लम होगा तो तुम लोग फिर ऐसे कॉलम करके लिखोगे, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो टाइम बच जाएगा, ठीक है, इस तरीके से करके कर सकते हो। तो ऐसे करना पड़ेगा, अभी स्टार्टिंग में तुम लोग पूरा लिख के ही करो, नहीं तो गलत हो सकता है। अच्छा अब 36 के बाद कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं? अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्या बोला है देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर द 5 ग्रुप्स कंबाइंड, ठीक है, फूड, क्लोथ, पावर, फ्यूल, रेंट, रेट्स और मिसलेनियस, ठीक है। तो ये हम लोग को ग्रुप में कुछ आइटम्स दे दिया है, फूड आइटम, क्लोथ आइटम, पावर, फ्यूल और रेंट, रेट्स और मिसलेनियस। हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है जनरल इंडेक्स नंबर। अब ये क्या होता है जनरल इंडेक्स नंबर? जनरल इंडेक्स नंबर मतलब इतना तो समझ में आ रहा है कि इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने बोला है, और यहाँ पर ऑलरेडी इंडेक्स नंबर दे दिया है। देखो ये कैसा चीज दिया है कि ऑलरेडी यहाँ इंडेक्स नंबर दे दिया है और यहाँ पर वेट दे दिया है। तो इसका मतलब हमें एक्चुअली क्या बोल रहा है, वेटेड इंडेक्स नंबर निकालने के लिए, जो कि नाम तो दे रखा है जनरल इंडेक्स नंबर, मतलब जब हमें वेट देगा तो वेट का यूटिलाइज करना पड़ेगा। देखो ये जनरल इंडेक्स नंबर का ना हमें कोई फॉर्मूला, तुम लोग अगर मैथ में भी देखोगे तो तुम लोग को कहीं नहीं मिलेगा कि जनरल इंडेक्स नंबर बोल के कोई फॉर्मूला बना हुआ है, बिल्कुल नहीं है। तुम लोग चाहो तो देख सकते हो, मतलब देख लो,
ठीक है, अभी यहाँ पर भी हम दिखा देते हैं, चलो कोई बात नहीं, हम दिखाई देते हैं। हमारे पास ना जनरल इंडेक्स नंबर बोल के कोई फॉर्मूला तुम लोग को नहीं मिलेगा। ये देखो, ये स्टार्टिंग का इंडेक्स नंबर, जिसमें से हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा कि इंडेक्स नंबर क्या होता है, क्या नहीं होता है। फिर हम लोग इंडेक्स नंबर कैसे जो है कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या कंसिडरेशन हमें रखना चाहिए। फिर यहाँ पर इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट होगा, फिर यहाँ मेथड्स जो कि आज हम लोगों ने सीखा। तो तुम लोग यहाँ पर अगर देखोगे ना, तो जनरल इंडेक्स नंबर बोल के ना कहीं पर भी स्पेसिफिकली कुछ नहीं मिलेगा। चेन इंडेक्स नंबर वगैरह मिलेगा, वो तो हम लोग भी पढ़ेंगे बाद में, लेकिन जनरल इंडेक्स नंबर बोल के हमें ना कुछ भी पॉइंट यहाँ पर नहीं मिलने वाला। ठीक है, क्यों नहीं मिलने वाला? एक्चुअली ये क्वेश्चन को देख के हमें समझना पड़ेगा हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसीलिए नाम दिया है ना जनरल इंडेक्स नंबर। मतलब हमें नॉर्मल इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है डेटा को देखते हुए कि डेटा कैसा है, किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। मुझे लगता है हम क्रॉस करके चले गए। हाँ, ये वाला। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो डेटा देखो क्या है, डेटा में हमें वेट और इंडेक्स नंबर दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, वेट इनटू इंडेक्स नंबर कर देंगे। एक्चुअली हमें वेटेड इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने बोला है। जैसे वेटेड प्रॉफिट का मतलब वेट इनटू प्रॉफिट, वेटेड इंडेक्स नंबर का मतलब वेट इनटू इंडेक्स नंबर। देखो कैसे कैलकुलेट होगा, हम यहाँ पर करके दिखाते हैं। तो इसको मैंने अलग से कुछ पढ़ाया नहीं, क्योंकि इसका कुछ पॉइंट टॉपिक है ही नहीं। हमें इस तरीके के क्वेश्चन को ना हमेशा क्वेश्चन देख के समझ के करना पड़ेगा। तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना अभी अलग अलग टाइप का क्वेश्चन, तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या क्या वेराइटीज याद रखना है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने वेट, इंडेक्स नंबर, और फाइंड आउट करेंगे वेटेड इंडेक्स नंबर, यानी वेट इनटू इंडेक्स नंबर। अच्छा, ग्रुप में हम लोग लिखेंगे फूड, क्लोथ, पावर, फ्यूल, रेंट, रेट्स। फूड, clothes, power and fuel, rent and rates और miscellaneous। अच्छा, वेट देखो क्या क्या है, 35, 15, 28, 35, 15, 28 और लास्ट वाला है 22। इंडेक्स नंबर है 425, 235, 215, 115, 215, 115, 150। तो वेट इनटू इंडेक्स हम लोग को करना पड़ेगा। तो वेट इनटू इंडेक्स कैलकुलेटर लो। अच्छा, अब यहाँ पर वेट इनटू इंडेक्स करने के बाद हम ना पहले फॉर्मूला बता देते हैं। देखो हमें करना क्या है, नाम तो बोला है जनरल इंडेक्स, तो हम जनरल इंडेक्स ही लिख रहे हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेट इनटू इंडेक्स जो भी आएगा डिवाइडेड बाय वेट करेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय वेट का टोटल कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एवरेज निकालेंगे बेसिकली। तो वेट का टोटल 35 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 8 प्लस 22, इसका भी लॉजिक हम बता देते हैं। देखो वेटेड इंडेक्स नंबर हमें बेसिकली फाइंड आउट करने बोला है। तो एक्चुअली ये क्या बोल रहा है पता है, 425 का वेटेज है 35, तो हमें उस वेटेज से उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हम लोग इंडिविजुअल डेटा नहीं ले सकते। जैसे कि देखो समझने के लिए, इसीलिए मैंने ये पॉइंट ना स्टार्टिंग में तुम लोग को समझाया, ये बड़े काम का चीज है। देखो यहाँ पर अगर हमें बोल दे ये प्रॉफिट है, ये मेरा वेट है, या फिर ये मेरा वेट है, जो भी ले लो। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर बोल रहा है कि ये प्रॉफिट है, ये वेट है, वेटेड प्रॉफिट निकालो। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय वेट ही ना करेंगे जब हमें वेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए बोलेगा। तो सेम चीज यहाँ पर भी वही करना है। तो हमें इंडेक्स नंबर नहीं कैलकुलेट करने बोला है, इंडेक्स नंबर तो दे दिया है, बोल रहा है कि जनरल मतलब एक्चुअली एवरेज इंडेक्स नंबर की तरह एक डेटा हमें दिया हुआ है, उसको कैलकुलेट करना है। तो वेट दे दिया, तो 425 का वेटेज 35 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेट तो हम लोग का 100 आ गया, हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको 100, और इसका जो इनटू करके जो टोटल होगा वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ना हम तुम लोग को और एक चीज भी सिखा देते हैं कि कैसे हम लोग कैलकुलेटर में जो है मेमोरी प्लस का फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो तुम लोग अपना अपना कैलकुलेटर ले लो। यहाँ पर सबसे पहले मेमोरी को मुझे खाली कर देना है। तो मैंने क्या किया, मेमोरी जो है तुम लोग कैसे करके अपने कैलकुलेटर में समझोगे कि मेमोरी पूरा ब्लैंक हुआ कि नहीं। तुम लोग एमआरसी जो तुम लोग का बटन है उसको 2 बार प्रेस करोगे तो तुम लोग का मेमोरी पूरा खाली होगा। जैसे मुझे तो यहाँ दिखा रहा है
देयर इज नथिंग सेव्ड इन योर मेमोरी, तुम लोग को ऐसा नहीं दिखाएगा, तुम लोग जो नॉर्मल कैलकुलेटर यूज करते हो, बट एमआरसी को अगर 2 बार प्रेस करोगे तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, मेमोरी में कुछ नहीं रहेगा। अब इसका यूज कैसे करना है, देखो हम लोग करेंगे 35 इंटू 425, ठीक है, तो 35 इंटू 425 तो कितना आ गया 14,875, ठीक है। अब एग्जाम में ना ये नहीं भी लिखने से होगा, कैसे, जैसे जैसे ये डेटा आया हम मुझे कर लेना है m प्लस, तुम लोग के पास भी कैलकुलेटर में m प्लस का ऑप्शन होगा, तुम लोग कर लो m प्लस, ठीक है। फिर नेक्स्ट कैसे करोगे, 15 इंटू 235 कितना आ गया 3525, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3525 और फिर से इसको कर दो मेमोरी प्लस, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, तुम लोग मेमोरी प्लस कर दो। फिर 20 इंटू 215 कितना आ गया 4300, फिर से इसको कर लो मेमोरी प्लस, हो गया। अच्छा, फिर 8 इंटू 115 ये कितना हो गया 920, ठीक है, फिर से इसको कर लो तुम लोग मेमोरी प्लस, ठीक है। फिर यहाँ पर 22 इंटू 150 कितना आ गया 3300, फिर से इसको कर लेना है मेमोरी प्लस, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें इसका टोटल चाहिए, ठीक है। अब इसके टोटल के लिए क्या करेंगे, जो मेमोरी प्लस फंक्शन का यूज किया उसका बेनिफिट देखो, अब हम लोग करेंगे एम आर मेमोरी रिकॉल, तुम लोग के कैलकुलेटर में एम आर सी लिखा हुआ रहेगा, देखो इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा, एम आर सी ऐसे करके लिखा हुआ रहता है, एम आर सी बोल के जो बटन है उसको तुम लोग अगर प्रेस करते हो, ये देखो हम यहाँ पर करते हैं एम आर, तो आ गया 26,920, यानी टोटल मुझे मिल गया, मुझे दोबारा से लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अब देखो क्या एग्जाम में तुम लोग ये वाला लिखना नेसेसरी है, नहीं, ये तो टाइम वेस्ट है, अभी तुम समझाने के लिए लिख रहे हैं, या फिर लिखा हुआ रहेगा तो इन फ्यूचर में तुम लोग जब भी इस चैप्टर को रिवाइज करोगे तो समझ में आएगा कि क्या क्या वैल्यूज कहाँ से आया था, अगर बाई चांस भूल जाते हो तो हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू नहीं भी लिख के होगा ना, तुम लोग फटाफट कैलकुलेट करके एमआरसी करोगे, तुम लोग के पास ये आंसर आ जाएगा 26,920, क्योंकि ये लिखने में तो टाइम जाता है ना, तो ये टाइम बचा सकते हो प्रैक्टिस के थ्रू से। अब डिवाइडेड बाय 100 तो यहाँ पर आ गया 269.20, ठीक है। तो जनरल इंडेक्स निकालने का मतलब इस तरीके से होगा, डिपेंड करता है कि डेटा क्या है, डेटा हम लोग को वेट और इंडेक्स दे दिया है तो वेटेड इंडेक्स निकालेंगे और डिवाइडेड बाय वेट कर देंगे तो हम लोग को एवरेज इंडेक्स मिल जाएगा 269.20, ये देखो 269.2, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का आंसर होगा। तो इस पे हम लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा था क्योंकि इस तरीके का कोई पॉइंट है नहीं, लेकिन क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन था तो मैंने करके दिखाया कि कैसे करके होगा, तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से करना है। और तुम लोग कैलकुलेटर के फंक्शन को भी साथ ही साथ सीखते जाओ कि कैसे यूज करना है, तभी टाइम बचा पाओगे। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 करते हैं, ये वाला। यहाँ पर बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, कॉमोडिटी दे दिया, बेस प्राइस, करेंट प्राइस, हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स, ठीक है, हम लोग को बता दिया है सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स निकालने के लिए, तो बोलो इसका आंसर क्या होगा, ये तुम लोग आसानी से दे सकते हो, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स जो हम लोगों ने आज स्टार्टिंग में ही किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 52 है, हम लोग को फाइंड आउट करना है सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। तो पहले बोलो फॉर्मूला क्या होगा, एग्रीगेटिव का मतलब है कि मुझे इंडिविजुअली किसी डेटा का एवरेज प्राइस रिलेटिव नहीं चाहिए, मुझे सारे कॉमोडिटीज का टोटल करके उसका प्राइस रिलेटिव चाहिए। तो मेरा फॉर्मूला क्या होना चाहिए, पहले बताओ फॉर्मूला क्या होगा, इंडेक्स नंबर मतलब तो चेंजेस रिलेटिव, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, एक बार कॉपी देख के ही बता दो। Pn/P0 into 100। हाँ, Pn/P0, बट उसमें समेशन कहाँ लगेगा, क्या इंडिविजुअली लगेगा या पूरे में लगेगा, सोच के बताओ, ये मैम कोशिश इंडिविजुअल करो। हाँ, इंडिविजुअली,
ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा कोशिश करो कि बिना कॉपी देख के बताने का, क्योंकि यही सारे पॉइंट जो हम बार बार बोल रहे हैं तुम लोग के दिमाग में गया कि नहीं वो चेक करो, ठीक है, क्योंकि इसी पे डिपेंड करेगा कि हम लोग आंसर कैसे देंगे। अच्छा, अब समेशन ऑफ पी एन कितना होगा बताओ, और समेशन ऑफ पी जीरो कितना होगा, ये डेटा है तुम लोग के सामने, बताओ समेशन ऑफ पी एन कौन सा कितना होगा, पी जीरो कौन सा होगा। हम अभी नहीं बताते हैं कि पी एन क्या है पी जीरो क्या है, तुम लोग मुझे टोटल करके बताओ कि पी एन कितना होगा पी जीरो कितना होगा। बोलो पी एन और पी जीरो कितना होगा। मैम पीएन होगा 235 और P0 212। सही बात, ये तुम लोग का पी जीरो है, ये हम लोग का पी एन है, बस इसका टोटल कर लो और इसका टोटल कर लो, तो पी जीरो का टोटल आया है कितना पी जीरो का, मैम 212। हाँ, और ये 235। अच्छा सही बात, तो ये बस टोटल कर लेना है और कुछ नहीं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये देखो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पीएन, पीएन का टोटल में क्या क्या आ जाएगा, हम डेटा भी एक बार लिख देते हैं, 42 35 38 42 35 38 और 120, और यहाँ हो जाएगा 35 प्लस 30 प्लस 40 107, ठीक है, इंटू 100। अब ये है 235 और ये आया 212 इंटू 100, बस अब कैलकुलेशन करके देख लो कितना आंसर आ रहा है। 110.849, 110.849 मतलब 85 लिख सकते हैं। अब देखते हैं कौन से आंसर के साथ मैच हो रहा है। यहाँ पर 110 तो हम लोग का ऑप्शन बी दिख रहा है, 110.8, हाँ हम लोग का भी शायद ऐसा ही कुछ आया 85, ठीक है, तो इन्होंने एक ही डेटा लिख रखा है, कोई बात नहीं, हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब आंसर हम लोग का हो गया ऑप्शन बी। देखो आसान है, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग 51 वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये थियोरिटिकल है, तुम लोग को बताना है। देखो यहाँ पर क्या दिया है, बोल रहा है बाउलीज इंडेक्स नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, कौन सा बाउलीज इंडेक्स नंबर है, लैस्पियर्स प्लस पैसेज बाय 2, लैस्पियर्स इनटू पैसेज बाय 2, लैस्पियर्स माइनस पैसेज बाय 2, नन ऑफ दिस। बोलो कौन सा आंसर होगा, कॉपी देख के बता दो, याद नहीं है तो फिर हाँ बोलो, हाँ बोलो। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, लैस्पियर्स प्लस पैसेज डिवाइडेड बाय 2, अभी लिखवाया था ये देखो, ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, लैस्पियर्स प्लस पैसेज डिवाइडेड बाय 2 हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 66। हम मिडिल से इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि जो भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है ना उसके बेसिस पे कर रहे हैं, सारा क्वेश्चन तो कर नहीं पाएंगे, इसीलिए जो भी रेलिवेंट है वही अभी करवा रहे हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 66, इसमें हमें बोला है द प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर 1934, हमें प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोला है। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट आता है, इंडेक्स नंबर कैसे फाइंड आउट करें, इंडेक्स नंबर का मेथड होता है सिंपल वेटेड, ठीक है, तो वेट के लिए हमें क्या देना चाहिए, क्वांटिटी, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि वेट, जब भी वेट का बात आता है तो हम लोग वहां पर वेट के लिए क्वांटिटी का यूज करते हैं, क्योंकि पैसेज ने भी वही किया, लैस्पियर्स ने भी वही किया, मार्शल एजोर्ट ने भी वही किया, फिशर्स ने भी वही किया, ठीक है। यहाँ कोई क्वांटिटी गिवन नहीं है, ये है बेस ईयर प्राइस यानी P0, ये है करेंट ईयर प्राइस यानी PN। इससे पहला पॉइंट ये क्लियर होता है कि हम लोग को इंडेक्स नंबर जो फाइंड आउट करना है उसके लिए जो मेथड यूज करना है वो सिंपल या
वेटेड, इसमें से कौन सा यूज करना है? वेटेड नहीं करना है, सिंपल करना है। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन रह जाता है कि सिंपल का कौन सा करें, एग्रीगेटिव करें कि प्राइस रिलेटिव करें, कौन सा करें, वो हमारा एक क्वेश्चन रह जाता है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें दोनों मेथड से ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि जो आंसर है वो हमें देखना पड़ेगा कि कौन से वाले मेथड से हमारा आंसर आता है। फिर से मेरा बात सुनो, हम क्या बोल रहे हैं, हमें बोला है कि इंडेक्स नंबर निकालो, ठीक है ना, तो बोला है सिंपल, वेटेड, कुछ मेंशन नहीं किया है। तो पहले देखो क्या कहीं पर क्वांटिटी का कोई डेटा गिवन है? नहीं है, तो वेटेड से ये नहीं बनने वाला, क्योंकि वेटेड के लिए क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल से बनेगा। अब सिंपल का भी तो दो मेथड है, कौन सा हमें फॉलो करना पड़ेगा? तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों मेथड से चेक करेंगे, जिससे हम लोग का आंसर आ जाएगा वही मेथड से हमें आंसर देना पड़ेगा। थोड़ा मेहनत इस पे होगा, इस तरीके के क्वेश्चन में हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को लिख लेते हैं। कॉमोडिटी P0 PN, ठीक है। अच्छा, अब ABCD और E, अच्छा ये क्या है, 6 2 4 11 8, 6 2 4 11 और 8, और उसके बाद है 10 2 6 12 12, 10 2 6 12 और 12। तो सबसे पहले हम लोग एग्रीगेटिव वाला चेक करते हैं, क्योंकि वो आसान होता है, थोड़ा सा मेहनत कम होता है। बाई चांस अगर उससे आंसर आ जाए तो बहुत ही अच्छा बात है। हम लोग यहाँ पर P0 का टोटल करेंगे, PN का टोटल करेंगे। एग्रीगेटिव वाला पहले देख रहे हैं, 6 + 4 10, 10 + 10 प्लस यहाँ पर 8 + 2 10, 10 10 हो गया 20 और 10 31 हो जाएगा, ठीक है इसका टोटल। और ये हो गया 6 + 2 8, 8 और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 12, 20 30 40 42 हो गया, ठीक है 42 हो गया। अब अगर सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से निकालेंगे तो क्या आंसर आता है, देखते हैं। सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल एग्रीगेटिव से हम लोग का समेशन ऑफ Pn डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 इंटू 100, देखते हैं कितना आता है, क्या किसी आंसर के साथ मैच होगा या नहीं होगा। तो 135.48 आया। चलो चेक करते हैं, क्या 135.48 कहीं है? नहीं है, लेकिन एक नन ऑफ दिस है। तो हो सकता है कि आंसर नन ऑफ दिस है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि और एक मेथड भी बाकी है सिंपल में, उसका चेक करके देखेंगे, हो सकता है इसमें से कोई एक हो जाए, तब तो नन ऑफ दिस नहीं दे पाएंगे ना। तो इसीलिए मैंने बोला थोड़ा सा मेहनत होता है इस तरीके के क्वेश्चन में, जब हमें क्लियरली कुछ नहीं बताया जाता है। तो अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे, सिंपल रिलेटिव से भी चेक करके देख लेंगे कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। सिंपल रिलेटिव के लिए इंडिविजुअली Pn/P0 इंटू 100 कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10/6 हम पूरे कैलकुलेटर पे ही कर लेते हैं इसे, 10/6 इंटू 100, तो ये कितना हो गया 166.67, ठीक है। फिर 2/2 इंटू 100 यानी 100 हो जाएगा। अच्छा, फिर 6/4 इंटू 100, ठीक है, तो ये हो जाएगा 150। 12/11 इंटू 100, 109.09, ठीक है। फिर 12/8 इंटू 100, 150। अब सबको ऐड करना है। अरे हम फिर से भूल गए मेमोरी रिकॉल करना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब भूल गए हैं तो अब यहीं पर ऐड कर लेते हैं। 150 150 300 और 100 400, और ये हो गया 509.09 प्लस ये 166.67, 607.50.76 आया, ठीक है। अब ये वाला लिखते हैं 607.50.76, और इसमें क्या करना पड़ता है, डिवाइडेड बाय जितने सारे नंबर है उतने से डिवाइड करके एवरेज निकालना पड़ेगा। तो ए से ई कॉमोडिटी है, यानी कि 5 डेटा अवेलेबल है, डिवाइडेड बाय 5 करके देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो 135.152 ही आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब फिर से 135 ओवरऑल आंसर आ रहा है। तो मेरा यहाँ पर किसी भी आंसर के साथ मैच नहीं हुआ, यानी मेरा आंसर नन ऑफ दिस होगा। अगर तुम लोग देखोगे तो इसका आंसर नन ऑफ दिस ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हम लोग का आंसर आएगा। लेकिन हम लोग कंफर्म सिर्फ तभी कर पाएंगे ना जब दोनों मेथड को चेक कर देंगे, क्योंकि क्या पता हो सकता है कि हमारा ये इसमें से कोई एक आंसर हो जाए। तो इसीलिए मैंने बोला कि हमें दोनों आंसर को चेक कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर ये देखो,
67 वाला करेंगे। यहाँ पर बोला है कि कॉमोडिटीज दे रखा है, बेस ईयर प्राइस यानी P0, करेंट ईयर प्राइस यानी PN दे रखा है, इंडेक्स नंबर बाय अनवेटेड मेथड। अब बता दिया अनवेटेड मेथड, लेकिन मैंने अभी भी तुम लोग को सिखा दिया कि अगर ये लैंग्वेज नहीं भी बोलेगा तो तुम लोग सोच लो कि ये अनवेटेड होगा कि वेटेड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्वांटिटी है ही नहीं, क्योंकि वेट के तौर पे क्वांटिटी का यूज किया गया है। तो अगर क्वांटिटी ही नहीं है तो ये वेटेड से होगा ही नहीं, और हमें यहाँ पर बोल रहा है कि अनवेटेड से करो, तो इससे लिए कंफ्यूज मत हो जाओ कि अब अनवेटेड मेथड क्या होता है, मतलब सिंपल मेथड से। लेकिन फिर से वही हमें मेहनत वाला काम दे दिया कि सिंपल का बोला नहीं कि एग्रीगेटिव करना है कि प्राइस रिलेटिव, तो पहले एग्रीगेटिव पे चेक कर लेते हैं, वो आसान होता है। अगर उससे आंसर आ गया तो बहुत ही अच्छा बात है, नहीं आया तो हम लोग प्राइस रिलेटिव से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो 67 वाला हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कॉमोडिटी। कॉमोडिटी में क्या लिखेंगे हम ना, पूरा पूरा नाम और नहीं लिख रहे, टाइम ज्यादा लगेगा। RPFPO ऐसे लिख देते हैं, RPFP और O। ठीक है, FP और O बाद में टाइम होगा तो लिख लेंगे। बेस प्राइस P0, करेंट ईयर PN। अच्छा, प्राइस लिखते हैं 36, 30, 130, 36, 30, 130, 40, 110, 40 और 110, इसका टोटल निकालना पड़ेगा। और इधर है हम लोग का 54, 50, 54, 50 और 155, 135, 155, 35 और 110। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले समेशन ऑफ PN बाई समेशन ऑफ P0 इंटू 100 वाला करके देख लेते हैं, मतलब एग्रीगेटिव वाला। अगर इससे आ जाए तो ठीक है, एग्रीगेटिव वाला पहले देख लेते हैं। अच्छा, PN का टोटल कर लेते हैं, 54 प्लस 50 प्लस 155 प्लस 35 प्लस 110, तो ये हम लोग का आ गया 404 और 36, 30, 130 मतलब 160 प्लस 36 प्लस ये हो गया 150, 40 और 110 मतलब 346 इंटू 100। देख लेते हैं कितना आता है, 404 डिवाइडेड बाई 346 इंटू 100, तो इस पे आंसर आ रहा है 116.76%। ठीक है, 116.76 देखते हैं, 116 कितना है, 116, हाँ 116.8, हाँ देखते हैं मैच होता है कि नहीं, 116.8 है, 11, हाँ ये देखो 116.8 लिख सकते हैं ना, 76 है तो 0.8 हो ही जाएगा, नियरेस्ट आंसर तो मिल ही गया। तो इसका मतलब इसमें ज्यादा मेहनत नहीं हुआ, चलो बच गए हम लोग, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। इसका भी अगर कैलकुलेट करना पड़ता तो काफी ज्यादा हमें मेहनत करना पड़ेगा एक नंबर के लिए। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन तुम लोग का 1 मार्क का ही होगा, तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। तो अनवेटेड देख के सोच में मत पड़ जाओ, इसीलिए मैंने डिटेल्स में ही बता दिया कि क्या मेथड्स का मतलब होता है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब 68, 69 करते हैं, ये दो छोटा छोटा क्वेश्चन है। तुम लोग बताओ, बोल रहा है कि बाउलिस प्राइस इंडेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ, बाउलिस प्राइस इंडेक्स नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम ऑफ लेस्पियर्स एंड पैसेज, जीएम ऑफ लेस्पियर्स एंड पैसेज, एम ऑफ लेस्पियर्स एंड वाल्स, और यहाँ पर नन ऑफ दिस। बोलो कौन सा आंसर होगा? ए होगा, करेक्ट। अरिथमेटिक मीन ऑफ लेस्पियर्स एंड पैसेज, ऑप्शन ए। 68 का हम लोग का आंसर ए हो जाएगा। और 69, ये भी बताओ 69 का क्या होगा, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। फिशर्स इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू जीएम ऑफ केलीज प्राइस इंडेक्स एंड पैसेज, जीएम ऑफ लेस्पियर्स एंड पैसेज, जीएम ऑफ बाउलिस प्राइस इंडेक्स एंड पैसेज, नन ऑफ दिस। बोलो कौन सा आंसर होगा? हाँ बोलो। ऑप्शन ऑप्शन बी। बी, करेक्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा। जियोमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर्स एंड पैसेज, ये होगा। ठीक है, अच्छा अब 72 देखो, 72 इसमें फिर से बोला है जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है, जैसा क्वेश्चन हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही किया था। तो जनरल इंडेक्स मतलब क्या करना है तुम लोगों को, इंडेक्स, ये ग्रुप इंडेक्स के साथ वेट को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको वेट से डिवाइड कर देना है। तो देखो तुम लोग अपने कॉपी में करो, हम यहाँ पर करके दिखाते हैं। हम लोग का ग्रुप में क्या क्या डेटा है, ग्रुप में है हम लोग का ए से लेके एफ तक, ए बी सी डी ई और एफ।
ठीक है। और इधर है हम लोग का ग्रुप इंडेक्स और वेट, तो हम यहाँ पर GI लिख देते हैं और यहाँ पर वेट लिख देते हैं, और यहाँ पर GI इंटू वेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो क्या क्या है, 120, 132, 98, 120, 132, 98 और 115, 108, 115, 108 और 95, ठीक है। अच्छा, 634,214, 634,214। अब करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते 12 इंटू 6, ये हो जाएगा 720, ये हो गया 3 इंटू 2 6, 3393, ठीक है। तुम लोग कैलकुलेटर यूज करो, हम ओरली जितना कर पा रहे कर रहे हैं, बाकी कैलकुलेटर मुझे भी यूज करना पड़ेगा। तुम लोग मेमोरी वाला कंसेप्ट भी यूज करो, ठीक है, तो तुम लोग का जल्दी होगा। और यहाँ पर 115 इंटू 2, तो ये हम लोग का हो गया 230, 108 और 95 इंटू 4, ये हम लोग का बन गया 380 प्लस 108 प्लस 230 प्लस 392 प्लस 396 प्लस 720, तो ये हम लोग का हो गया 2226, ठीक है। और वेट का टोटल कर लेते हैं, वेट का टोटल हम लोग का हो गया 6 प्लस 3, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20 हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 20, 113, तो यहाँ पर हो जाएगा 2226 डिवाइडेड बाई 20, यानी कि आंसर 111.3। चेक करते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं, 111.3 है, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये आसान था, इसीलिए मैंने करवा दिया। देखो सेम टाइप ऑफ जनरल इंडेक्स बोलेगा तो सेम इसी तरीके से हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, आज हम लोग इतना ही करते हैं। हम तुम लोग को यहाँ पर लिख के देते हैं लिस्ट, जो क्वेश्चंस तुम लोग घर पे आसानी से कर सकते हो, जो भी आज हम लोगों ने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, और जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में किया था, तो तुम लोग थोड़ा नोट डाउन कर लो कि क्या क्या क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क कर सकते हो, इससे तुम लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया अभी 72, इसके बाद तुम लोग 75 नंबर क्वेश्चन कर सकते हो, 80 कर सकते हो, 81 कर लोगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हो, 86, 92, 93, 98, 99, 100, 58, 7, 8, 9, 10 और 11 एडिशनल क्वेश्चन बैंक से, जो कि अभी हम लोग कर रहे हैं, उससे इतना सारा क्वेश्चंस है जो हम लोग का ये 2 क्लास में पढ़ाई हुआ है उससे रिलेटेड है। तो तुम लोग प्रैक्टिस के लिए जरूर से ये क्वेश्चन सॉल्व करो। हम तो क्लास में सारा क्वेश्चन ही सॉल्व करवाते, होमवर्क भी करवाते हैं, तो ये जरूर करवाएंगे, लेकिन अगर तुम लोग खुद से करोगे तो तुम लोगों का प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा। तो हम तो यही बोलेंगे, ऑब्वियसली तुम लोग को करना ही चाहिए क्योंकि मैंने होमवर्क दिया है, तो ये जरूर से एक बार ट्राई करो, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट जो है ट्यूसडे को करेंगे।